हमारे घर में हमारा सूर्य हमारे पिताजी हैं, हमारे समाज में हमारा सूर्य सरकार है और हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो बैकबोन है, हमारी आत्मा का कारक है। इसी प्रकार नंबरों में सूर्य नंबर 1 है। अगर हमारे अंदर किसी ग्रह की पॉजिटिव आदतें हैं, हमें ना उस आदतों को अपनाना पड़ेगा। मैंने ये भी सुना है कि साउथ में अगर घर है तो आपके घर में बीमारी रहती है या कुछ ऐसा। बिजनेस तो सर है ही है, हर चीज़ में है सर। दूध वाला भी दूध में पानी मिलाता है, झोल तो हर चीज़ में लोग रखते हैं कहीं ना कहीं। तो बिजनेस हो गया। हमारे अंदर सूर्य पता क्या है, मेरी लीडरशिप क्वालिटीज़ जो पॉजिटिवली है। नेगेटिव ट्रेट्स क्या है, ईगो। पॉजिटिव ट्रेट्स क्या है, पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी। इसका मतलब मेरे अंदर अगर उस ग्रह की नेगेटिव आदतें हैं, ईगो है, तो मेरा सन अच्छा नहीं है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये आम नेटिव के मामले में बहुत आता है। मैंने देखा कि जितने ये बड़े लोग हैं, जेफ बेजोस हो गए, हमारे अंबानी जी हो गए या मोदी जी हो गए, ये सारे 8 नंबर से रूल करते हैं। सर भगवान ने रखा है अपने हाथों में बहुत कुछ, वो किसके थ्रू होगा, कैसा होगा, ये समय और सृष्टि हमें बताते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिल्मी केव की एक नई पॉडकास्ट सीरीज में। और आज की इस सीरीज की हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक बहुत ही मशहूर एस्ट्रोलॉजर मिस्टर मनीष जी के साथ, जिन्हें ऑलमोस्ट 25 ईयर्स हो चुके हैं इस फील्ड में और न जाने हजारों लोगों को, बच्चों को इस फील्ड के बारे में वो सिखा चुके हैं। वेलकम है मनीष जी आपका हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज में, जिसका नाम है पॉडकास्ट फॉर यू बाय फिल्मी केव। थैंक यू सो मच। मेरा भी आज फर्स्ट टाइम है पॉडकास्ट पे और मैं भी बहुत एक्साइटिंग हूँ कि इस मामले में कि इसमें बड़ी खुल के बातें होगी बहुत सारी चीज़ों को लेकर। और स्पेशली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम स्टूडेंट्स को या लोगों को बता नहीं पाते, वो आपके थ्रू जाएंगी और ये क्वेश्चंस उनके मन में कहीं ना कहीं हर इंसान के या हर नेटिव के मन में होते हैं। मनीष जी, पहले तो आप हमें और हमारे व्यूअर्स को सबसे पहले ये बताइए कि एस्ट्रोलॉजी होती क्या है और कितने टाइप से, हम कितने प्रकार से एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं एक इंसान की लाइफ के बारे में। देखिए, एस्ट्रोलॉजी को लेकर अगर मैं बताऊं, सबसे पहले तो हम ना हमेशा एक शब्द यूज़ करते हैं एस्ट्रोलॉजी को लेकर। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। देखो, साइंस में ना एक बड़ा पक्का फंडा होता है कि 2 और 2 4 का। इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अगर हम एस्ट्रोलॉजी को साइंस की बजाय एक प्रोस्पेक्टिव साइंस कहें या हम ये कह सकते हैं कि एक संभावित विषय है, तो वो बड़ा ना एक्यूरेट सा शब्द होगा उसके लिए। क्योंकि जो लोग एकदम से कहते हैं ना ये साइंस है, ये साइंस है, साइंस है, तो फिर ये 100% एक्यूरेट क्यों नहीं हो पा रही? क्यों लोग इतने सारे होरोस्कोप दिखाते हैं फिर भी डिवोर्सेस हो जाते हैं? इतने सारे लोग, इतने सारे डिज़ास्टर होते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें क्वेश्चनेबल रहती हैं। तो मुझे ऐसे लगता है ये ना एक सबसे पहले तो लोगों के मन से ये निकालना पड़ेगा, ये प्रोस्पेक्टिव है। अगर हम इसको ये सोचें कि ये 100% एक्यूरेट होगी, 100% तो कोई भी एक्यूरेट नहीं है। भगवान भी सृष्टि को अगर बनाया है तो थोड़ा सा इम्बैलेंस है, उसमें पानी ही सबसे ज़्यादा है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, तो वो भी बैलेंस नहीं है पूरे तरीके से। तो हर एनर्जीज़ है, एक टाइम पे हमारे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, एक टाइम पे सर्दी होती है, हर इन्वायरमेंट इम्बैलेंस है। तो एट द एंड मैं कहूँगा ये प्रोस्पेक्टिव है, हम ये नहीं कह सकते कि 100% है। तो मतलब एक पर्सन की लाइफ में कितना % रोल अदा करती है एस्ट्रोलॉजी आपके अकॉर्डिंग? देखिए, मैं इसको कुछ भी कहूँगा ना, उसमें आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि ऑथेंटिक कहाँ से करें? क्या हम ब्रह्मा जी को कॉल करेंगे, जी हाँ जी ब्रह्मा जी बताइए कितने % काम हुआ है? ये काम आपने लिख के भेजा था किस्मत में कि मेरे उपाय के द्वारा हुआ है? देखिए, मुझे लगता है ना कुछ भगवान ने अपने हाथ में और कुछ ना कुछ हमारे हाथ में रखा हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि आपने ये उपाय कर लिया और बंदे की किस्मत में तो शादी लिखी नहीं थी और मेरे उपाय से शादी हो गई। अगर मेरे उपायों से सभी की शादियाँ हो जाती तो मुझे ऐसे लगता है कि फिर तो जो मैट्रिमोनियल का कॉलम आता है ना न्यूज़पेपर में, वो शायद आता ही ना। और अगर मेरे उपायों से किसी का डिवोर्स बंद हो जाता ना, तो शायद कोर्ट डिवोर्स का कॉलम ही बंद कर देती कि डिवोर्स हो ही नहीं सकता। तो डेस्टिनी हमारी कहीं ना कहीं पर प्री रिटर्न है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल है। मेरे पास आज से बहुत साल पहले 2 लड़कियाँ आई डिवोर्स को लेकर। एक लड़की एस्ट्रोलॉजी में फेथ करती थी, उसने शुरू से मेरे से डायरेक्शन ली थी और वो रेमेडियल पार्ट भी करती थी। लेकिन एक लड़की नहीं करती थी। अचानक ही ऐसा सिस्टम बना कि वो 1-2 दिनों में इकट्ठी आई। जो लड़की एस्ट्रोलॉजिकली डायरेक्शंस नहीं लेती थी, जिसके मन में अपने आप ही बहुत सारी भावनाएं थी, मेरा पति ऐसा होगा, जैसे फिल्मों में देखते हैं, दोनों के डिवोर्स हो गए। लेकिन जो लड़की ज्योतिष को नहीं मानती थी ना, जिसको ये क्लैरिटी नहीं थी मेरी लाइफ ऐसी होने वाली है, वो लड़की में सेटबैक ज़्यादा था। वो इतना ओवर थिंकिंग कर रही थी, इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि उसकी मदर बोल रही है ये तो दरवाज़ा बंद करके सर रोती रहती है। लेकिन जिस लड़की को पता था कि ये उसकी लाइफ में चैलेंज आ सकता है, जो रेमेडियल पार्ट कर रही थी, वो कहती कोई बात नहीं सर, मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी थी कि मेरा मैरिज वाला घर बहुत अच्छा नहीं है, जिसको हम एस्ट्रोलॉजिकली बोलते हैं,
और लेकिन मैंने तो कोई बात नहीं, पति का डिवोर्स हो गया, जान बची तो लाखों पे नया ढूंढेंगे, वो ना मिला कोई और ढूंढेंगे, कोई ना मिला तो खुद खुश रहेंगे। मतलब एक जो कंटेंटमेंट होती है ना हमारे माइंड में, एक संतुष्टि होती है, वो हमें ना एस्ट्रोलॉजिकली डायरेक्शन से मिल जाती है। दोनों में ज़िंदगी में सेम कांड हुए, एक का डिवोर्स हुआ, लड़की डिप्रेशन में चली गई, और एक का डिवोर्स हुआ, वो लड़की कहती कोई बात नहीं है, मुझे पता था मेरी लाइफ ऐसी है, तो मैंने अपना माइंड पहले प्रिपेयर किया हुआ था। तो ये होती है डायरेक्शन। मैंने किसी की लाइफ को रेमेडियल पार्ट से बदलने की कोशिश नहीं की कि डिवोर्स रुक जाता, लेकिन मैंने ये उनको डायरेक्शन और गाइडेंस देने की कोशिश की थी कि मैम आपका जो मैरिड लाइफ है बहुत सारे सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ के ऊपर डिपेंड करेगी, ये चीज़ थी। बस ये फ़र्क होता है मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजिकली गाइडेंस का। तो ये जो उपाय हैं या क्या सच में काम करते हैं या? देखिए, अगर उपाय काम करते 100% तो शायद मैं कह सकता हूँ कि मुझे तो काम करने की फिर ज़रूरत ही ना होती। एस्ट्रोलॉजिकली एक सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या होती है, जब आपके ऊपर कोई भी प्लैनेटरी एनर्जी नेगेटिव इन्फ्लुएंस डाल रही है ना, तो उसकी सबसे पहली जो असर है ना हमारे ऊपर, हमारी आदतों पे पड़ता है। मान लीजिए कि अगर मेरी लाइफ में अगर मान लीजिए मेरा कोई प्लैनेट बहुत वीक है, मून प्लैनेट हम इमोशंस का मानते हैं, वो वीक है, दैट मीन्स मैं ओवर थिंकिंग करूँगा, डिप्रेशन करूँगा। लेकिन मून कब वीक होगा हमारा? मून तब वीक होगा जब हम मून के अगेंस्ट कार्य करेंगे। मान लीजिए मेरी लाइफ में मून खराब है, मून की एक पॉजिटिव ट्रेट्स या एट्रीब्यूट्स पता है क्या होते हैं, कि मैं किसी एनजीओ के साथ काम करूं, मैं दया भाव का काम करूं जिसके अंदर फीलिंग्स हो, इमोशंस हो। मेरे अंदर कोई पॉजिटिव फीलिंग या पॉजिटिव इमोशंस तभी आएंगे ना जब मैं ऐसा कोई काम करूंगा, किसी की हेल्प करूंगा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, अगर मुझे लग रहा है मुझे आजकल बड़ा डिप्रेसिव फील हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, किसी एनजीओ के साथ मिलके वो इमोशनल फील वाला काम करूंगा। वो ट्रेट्स मेरे अंदर तभी आएंगे जब मेरा प्लैनेट अच्छा होगा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेमेडीज़ को कर्मों के आधार पर कह सकते हैं कि हमने अपनी फीलिंग्स को चेंज किया, हमने अपने कर्मों को चेंज किया, और उसके द्वारा हमारे वो प्लैनेट अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, हम स्पिरिचुअली इंक्लाइन नहीं है, तो ये फील हमारे अंदर आता नहीं, हम इमोशनलेस रहते हैं। आप देखो ना, एक ही इंसान जब वो डेंटिस्ट बन के दांत निकालेगा तो उसको अवार्ड मिलता है, लेकिन अगर क्रिमिनल बन के दांत तोड़ेगा तो उसका क्राइम माना जाता है। काम तो दोनों ने सेम किया ना, लेकिन इसमें फ़र्क क्या आ गया, हमारी सोच का फ़र्क आ गया। हमें अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लोग आमतौर पर एस्ट्रोलॉजर के पास जाके बोलते हैं कि कई बार मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी ये जो पॉडकास्ट है थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लोग कहेंगे खुद एस्ट्रोलॉजर हो, हम एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाएं। लेकिन लोगों को सही डायरेक्शन और गाइडेंस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, और ख़ास करके मैं बताऊँ कोविड के बाद बहुत ज़्यादा होगी, जब लोगों को ना बस ये लगता है कि 1 मिनट में एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, हम दाल जल परवाह करेंगे और आसमान में जो ज़ोडिएक में इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। उन्होंने नहीं बदलना हमें पड़ेगा एक्चुअल में। तो बहुत सारे लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जो एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर भी वो बहुत रिच हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी बिलीव है, बहुत पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी उनको वो सक्सेस मिल नहीं पाती जितनी वो चाहते हैं। तो इसको आप कैसे रिलेट करोगे? देखिए, सबसे पहली बात पता है क्या है, हम लोग ना मुझे लगता है किसी भी गेन को ना सीधा इकोनॉमिकल चीज़ों के साथ जोड़ देते हैं। मैंने ऐसे 1 नहीं 2 नहीं कितने लोग देखे हैं, लेकिन एक इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बंदे में या एक साधारण इंसान में फ़र्क पता है क्या होता है। एक बंदा था मेरे पास, मैं बड़ी प्रैक्टिकल सारी चीज़ें बताऊंगा। वो बंदे ने सारी ज़िंदगी बड़ी अच्छी बिताई। उसको लगता था सुबह वो निकलता था घर से, कभी क्लब में जाना, कभी कसिनो जाना, कभी कहीं जाना, घूमने जाना। लेकिन उसकी लाइफ में जब कोई डिज़ास्टर आया ना, दुख आया, उसके बाद वो बेड पे लेट गया, उठ नहीं पाया दोबारा। इतना डिप्रेशन, इतनी एनजाइटी, इतनी ओवर थिंकिंग होगी कि उसके सामने खड़े हुए महल भी ना हीरे मोती के ज़ीरो हो गए। लेकिन एक लेडी मेरे पास आई जिसने सारी उम्र कष्ट झेला, और कष्ट झेल के उसकी लाइफ में जब उससे भी बड़ा डिज़ास्टर आया तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी स्टेज पहली वाली और अब वाली बिल्कुल सेम थी। एक इंसान जब सारी ज़िंदगी बहुत अच्छा जीवन जीता है ना सर, तो वो ना भूल जाता है कभी उसकी ज़िंदगी में कष्ट आने वाला है, बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो इंसान सारी उम्र स्ट्रगल करके आगे बढ़ता है ना, अगर उसकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा डिज़ास्टर आ जाए तो उस डिज़ास्टर से वो निकल जाता है बहुत जल्दी। तो ये जो कंटेंटमेंट होती है ना, जो हमारी ज़िंदगी में हमारे अंदर एक वो कहते हैं ना संतुष्टि है ना, वो उस बंदे को नहीं आई जो सारा दिन मतलब ऐश करता था। ये भगवान ने उसी को ब्लेस्ड किया इससे, जो इंसान सारा दिन पाठ पूजा भक्ति करता था। तो बेसिकली अमीरी गरीबी जो होती है ना, ये हमारे मन की स्टेज या स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करती है। हमें लग रहा होता है जो इंसान बहुत बड़ी लग्जरी गाड़ी में जा रहा है ना, वो बड़ा खुश है इंसान। हमारे पास कभी सुना है आपने किसी गरीब इंसान को डिप्रेशन हो गया हो? कभी नहीं होता। हमारे पास कभी कोई गरीब इंसान आके नहीं कहता सर बड़ा डिप्रेशन है। डिप्रेशन गाड़ी वालों को और कोठियों वालों को ही होता है। एग्जैक्टली मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पर्सन वो सक्सेसफुल हुआ है, स्ट्रगल तो कहीं ना कहीं उसने भी करी होगी, बुरा वक्त तो उसने भी अपनी लाइफ में देखा होगा,
बस फर्क दोनों में ये था कि वो एक आस्तिक था और वो नास्तिक था, है ना। वो जो भगवान पे बिलीव नहीं भी करता और स्ट्रगल भी करी और आज सक्सेसफुल है, तो मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू वो कैसे देखें हम? सर इसमें पता है क्या है, मुझे लगता है स्ट्रगल के भी ना कई मोड होते हैं। स्ट्रगल तो मैं भी आजकल कर रहा हूँ, लेकिन फ़र्क इतना है, एसी के बैठ के कर रहा हूँ और गाड़ी में बैठ के कर रहा हूँ। असली स्ट्रगल तो वो था जब जेब में पैसे भी नहीं होते थे और जाना भी ऑटो से पड़ता था, और वो ऑटो भी रास्ते में ख़राब हो जाता था। तो मुझे ऐसे लगता है कि स्ट्रगल के ना मोड बहुत बदल जाते हैं। हमारी ज़िंदगी में फ़र्क पता है कब पड़ता है? अगर आपके पास पैसे भी नहीं है ना और आप घर खरीद नहीं सकते, आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। मुश्किल पता कब आएगी? जब आपके जेब में पैसे भी और ख़रीद भी सकते हैं लेकिन वो फिर भी आपको मिल नहीं रहा। ये अमीर और गरीब इंसान में फ़र्क है। अमीर इंसान की पॉकेट में पैसा है, वो सामने वाला प्लॉट खरीदना भी चाहता है, लेकिन हालात इतने ख़राब है, वो उसका काम नहीं बन पा रहा, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। गरीब कहता है ना तो मेरी जेब में पैसे हैं ना मैं प्लॉट खरीद सकता हूँ, मैं टेंशन लूँ किस बात की। तो हमारी लाइफ में जो स्टेजेस है ना, ये बड़ी वियर्ड होती हैं। हमें लगता है क्योंकि मेरे इस इतने बड़े करियर के अंदर मेरे पास तकरीबन हर तरीके के लोग आ चुके हैं, और अंत में यही समझ आता है कि जो स्टेट ऑफ माइंड की रिलैक्सेशन है ना, और जो सबसे बड़ा सुख है, और जो सबसे बड़ा वहम था कि हम लोग अमीर बन के बड़े खुश हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में वो भी समय देखा है जब मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं था। आज वो भी समय है कि 10 चीज़ें भी होती हैं और हम 5 स्टार होटल में जाके कह देते हैं इनकी प्रेपरेशन इतनी अच्छी नहीं, इनका शेफ़ इतना अच्छा नहीं होगा। जबकि एक वो समय था जब खाने के समय आगे पीछे नहीं देखते थे कि क्या अंदर जा रहा है और भूख इतनी होती थी। तो ये अब क्लैरिटी हो रही है कि मज़ा जो आपको भूख में खाना खा के है ना, वो पेट भर के खाना खाने में नहीं आ सकता। और अब तो यही याद आता है कि शायद वो जो संतुष्टि माइंड की होती है ना, जो रिलैक्सेशन होती है, वो हमें किसी भी चीज़ से खरीदी नहीं जा सकती, लेकिन वो इंसान उसको देता है जो इंसान स्पिरिचुअल माइंड का है। मतलब जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तब उसे छोटी छोटी चीज़ों की वैल्यू होती है ना। जब आ जाता है तो फिर वो बड़ी चीज़ें भी उसको खुशी नहीं दे पाती। हाँ, ये स्वाभाविक है, ये तो बहुत स्वाभाविक है। बेसिकली माइंड ना, हमारे स्टेट ऑफ माइंड पे ही सारी चीज़ें डिपेंड करती है। मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आती है। एक पर्सन एक बहुत बड़ा इवेंट जीत के आता है, बहुत सारे पैसे होते हैं, और जब वो बाहर आता है ना, तो एक लेडी उसके पास बच्चा होता है, वो कहती है कि कैंसर है मेरे बच्चे को, प्लीज़ पैसे दे दो। उसने जितने पैसे जीते होते हैं ना, वो सारे उस बच्चे को दे देता है। जब अंदर जाता है बहुत उदास होता है, और साथी कहते हैं क्या बात है कि तुम इतने उदास क्यों हो? कहते हैं एक्चुअल में ना बाहर एक लेडी मिली थी, उसके बच्चे को कैंसर था, मैंने जितने पैसे जीते थे उसको दे दिए। वो कहते हो यार तू तो बेवकूफ़ बन गया, तुम्हें पता है वो लेडी झूठ बोल रही थी, वो तो सभी के साथ ऐसे करते, उसके बच्चे को कैंसर नहीं है। अब तू ये सुनकर डिस्टर्ब मत होना। वो इतना खुश होता है, ये बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से खुश होता है। वो कहते खुश क्यों हो रहे हो, तुम तो लुट गए। कहता मुझे दुख इस बात का नहीं है मेरे पैसे वेस्ट गए, मुझे खुशी इस बात की है कि उस बच्चे को कैंसर नहीं है। तो ये ना सर सारी चीज़ें हमारे माइंड और स्टेट ऑफ माइंड पर डिपेंड करती हैं। सारा खेल हमारे दिल और दिमाग का है, लेकिन हम उसको ढूंढ पते कहाँ रहे हैं? इकोनॉमिकली गेन के अंदर। हमें लगता है क्योंकि जब तक हम लोग अपनी लाइफ में रिप्लेस करते हैं ना, अपनी खुशियों को रिप्लेस करते हैं, हम कहते हैं ये दोस्त अच्छा नहीं है नया बनाते हैं, ये घर अच्छा नहीं है नया लेकर आते हैं, यहाँ तक कि ये शादी अच्छी नहीं चल रही नई शादी कर लेते हैं। जब तक हम फिज़िकल बॉडीज़ के साथ अपने आप को रिप्लेस करेंगे, हम खुश नहीं रह सकते। आपको वर्चुअल वर्ल्ड के साथ जुड़ना पड़ेगा, और वो वर्चुअल वर्ल्ड होता है हमारा स्पिरिचुअलिटी। उससे जुड़कर ही आप आगे जाते हो, ये कभी नहीं हो सकता। हम रिप्लेस करते रहते हैं। हम अपनी खुशी को ढूंढने के लिए ये रिप्लेसमेंट आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जर्नी बहुत छोटी है जहाँ हम आए हैं। तो मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी एक फीलिंग है, एक्चुअल में वे ऑफ लिविंग है। हम इसको ढूंढ रहे हैं कि दाल सब्जियाँ जल प्रवाह करके हम खुशी ढूंढ लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये एक फील है, एक इमोशंस है। आपको भगवान ने एक नक्शा दिया है, आप उसके आधार पर आगे बढ़िए। सर अब शादी में बहुत सारे लोग टेवा मिलाते हैं, तो लोग कहते हैं कि अगर 36 के या 35 गुण मिल जाएंगे तो मैरिज बहुत सक्सेसफुल हो जाएगी। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं, इवन हमारे खुद की मेरी बुआ की बेटी थी, उनके 36 के 36 गुण मिले, लेकिन 1 मंथ बाद उनका डिवोर्स हो गया। तो ये गुण सच में मैटर करते हैं या जस्ट वैसे ही बनी बनाई बातें हैं? ये इसके बारे में बताओ जरूर। हाँ देखिए सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जितने डिवोर्स होते हैं ना सभी के गुण मिले ही होते हैं। अगर हम देखें इतने सारे डिवोर्सेज होते हैं, गुण आजकल कौन सा इंसान है जो गुण मिलाकर शादी नहीं करता? लेकिन दिमाग में एक ध्यान में, मैंने अपनी शादी नहीं की सर, नहीं की ना, और सक्सेसफुल भी बहुत जाएगी। मेरा टेवा भी नहीं बना हुआ। क्योंकि जिनके मन मिलते हैं ना सर, उनको गुल मिलाने की जरूरत नहीं होती, ये सबसे बड़ी बात है। मेरा ये मानना है अगर मिला लिए तो वहम में पड़ जाएंगे, इससे बेटर है कि मन मिलाया जाए। हाँ देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारी ना लाइफ में मुझे ऐसे लगता है कि ना अलग अलग टूल्स होते हैं। गुण मिलाना ना एक टूल है एक्चुअल में। मुझे लगता है शायद पुराने ज़माने में ना लेबॉर्ट्रीज़ नहीं होती होंगी, तो मंगलीक को शायद ज्योतिष से चेक किया जाता होगा। अगर आप मंगलीक मिलाने से पहले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे, इस पे भी सर मैं आऊँगा। मेरे खुद का कज़न है,
वो भी मांगलिक था। उसका पहले किसी पेड़ के साथ शादी करवाई और फिर उसके बाद उसकी मैरिज हुई, वो भी 1 महीने के बाद उसका डिवोर्स हो गया। पेट से डिवोर्स नहीं ना करवाया होगा ये हो सकता है क्योंकि पेट से शादी तो करवा दी, डिवोर्स नहीं ना हुआ उसके साथ। देखो एक्चुअल में पता है क्या होता है, मुझे लगता है उस टाइम पे ना इतने टूल्स नहीं होते होंगे। अगर शादी से पहले लेबॉर्ट्री में ब्लड टेस्ट करवाया जाए कि कल को चाइल्ड कंसीविंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो शायद वो भी मंगलीक ही होता है। हम उसको किसी और फॉर्म में चेक कर रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं पर अगर मैं देखूँ ना कि गुण मिलाना सिर्फ एक जस्ट टूल है। आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी, आपकी फिजिकल कंपैटिबिलिटी, आपका बिहेवियर कितना सेक्रीफाइजिंग और कॉम्प्रोमाइजिंग है। सेक्रीफाइस का मतलब ये नहीं होता कोई इंसान शराब पीकर आ गया और लड़की कह रही है मैं बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ या उसको पैसे नहीं दे रहा। सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब है अगर उसके हस्बैंड के या हस्बैंड की वाइफ की ज़िंदगी में कोई उतार चढ़ाव आ गए तो उसके साथ वो स्टैंड ले, है ना। सो मेंटल कंपैटिबिलिटी, फिजिकल कंपैटिबिलिटी और आपका अपना बिहेवियर डिपेंड करता है मैरिड लाइफ के ऊपर। गुण तो होता है 36 की बजाय जितने मर्जी मिल जाएं, वो सिर्फ एक टूल है। अगर उस आधार पर आज के बच्चे शादियां करवा रहे हैं ना, तो मैं उनको कहूँगा रुक जाइए। और कई लोग तो अच्छे अच्छे रिश्ते सिर्फ इसीलिए छोड़ देते हैं जो कंप्यूटर के द्वारा गुण मिलाते हैं, जो कि सबसे रॉन्ग है। उसमें एक फिक्सिडिटी है कि वो गुण इतने ही मिलते हैं। इसके अलावा मेंटल कंपैटिबिलिटी, मेरी अपनी कज़न है उसके गुण 13 मिलते हैं और मैंने उसकी शादी करवाई हुई है, 13 पता नहीं 14 मिलते हैं। और हमारी मुझे लगता है कुलबे का सबसे सक्सेसफुल कपल है वो। सब कुछ बहुत अच्छा है क्योंकि उनका बिहेवियर जो हस्बैंड वाइफ का है वो इतना कॉम्प्रोमाइजिंग है, इतना अच्छा है। मुझे लगता है उन्होंने एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ की जगह एक फ्रेंड्स की तरह ट्रीट किया शुरू से। तो ये बहुत बड़ी बात है। गुण मिला के शादी की जाए वो एक टूल है, लेकिन होरोस्कोप की स्ट्रेंथ, उसके अंदर आपकी मेंटल फिजिकल कंपैटिबिलिटी, ये सारी चीज़ें। तो इसमें ऐसा भी होगा कि जैसे एक ईगोइस्टिक पर्सन है, अगर दोनों के गुण सेम मिल रहे हैं तो दोनों अपनी ईगो में रहेंगे, तो कोई एक दूसरे को मनाएगा ही नहीं। ये चीज़ ना सर सिर्फ इसी चीज़ में नहीं है, ये सब जगह पे ही ऐसा है। हमें हर रिश्तों में ही फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है। हम शादी में कुछ ज़्यादा ले जाते हैं। और आजकल तो सबसे बड़ा प्रश्न, आपको बड़ा सिली प्रश्न लगेगा ये मेरा, लोग कहते हैं मुझे स्पाउस के करैक्टर के बारे में बताइए। तो मुझे तो हमेशा से ऐसे लगता है जिसके पास अपॉर्चुनिटी, अवेलेबिलिटी और कैपेबिलिटी होती है ना, उसका करैक्टर बड़ी मुश्किल से ही ठीक होता है अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जानने के लिए सर। आपके पास अभी तक कितने हजारों लोग आए होंगे ना अलग अलग सवाल पूछने के लिए, हमारे ये बताइए ये बताइए। सबसे अनोखे सवाल बताइए कुछ कि जो आपको अभी तक याद है कि यार उस बंदे ने ये पूछा और मुझे सोचना पड़ गया कि मैं कैसे समझाऊंगी इसको। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना वो है, मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी में ही नहीं, हर चीज़ में जाके हमारी सोच की। कई बार इंसान की सोच इतनी वियर्ड और इतनी अजीब हो सकती है कि वो रिश्तों को लेकर भी बड़ा अजीब सोच लेता है। आज भी मुझे याद है, बहुत साल पुरानी बात है और आपको सुन के शायद हंसी भी आएगी और बहुत अजीब लगेगा कि ऐसा भी क्या कोई सोच सकता है। एक लेडी का मुझे कॉल आई, बहुत साल पुरानी बात है, कहती मेरे हस्बैंड का अफेयर चल रहा है। मैंने कहा मैम कोई ऐसी घबराने की बात नहीं, आजकल तो ये चीज़ें आम होती हैं। कहती नहीं नहीं सर, अब सुन के हैरान हो जाएंगे, रिश्तेदारी में चल रहा है। मैंने कहा ये भी चीज़ें आजकल आम होती है, रिश्तेदारी में चीज़ें। जब उसने ये बताया कि उसके हस्बैंड का अफेयर उसकी दादी के साथ, शक है उसको कि उसके हस्बैंड का अफेयर उसकी दादी के साथ चल रहा है, Oh my God। तो मुझे हंसी भी बहुत आई और मुझे ऐसे लगा कि ये कहाँ जा रही है, ये क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। लेकिन बाद में क्लैरिटी इस बात की हुई कि वो जो उसका ग्रैंडसन था लेडी का, वो अडॉप्टेड था, उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी और दादी थोड़ी दादी टाइप नहीं थी, थोड़ी वैम्प टाइप होती है ना फिल्मों में हम लोग देखते हैं। सो देखने में ऐसे लगा कि कहते हैं कि बीज नाश किसी चीज़ का नहीं होता और इतना वियर्ड क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका तो क्या मैं ही उपाय बताता और क्या उसको कहता। लेकिन बात सोच की है, ऐसा होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, या ऐसी पॉसिबिलिटी भी नहीं होगी, ऐसा कैसे कोई सोच भी कैसे सकता है। लेकिन किसी इंसान की सोच गिर भी कितनी सकती है। तो ये सारी कहानी सोच की है। और आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं कि एक लड़की मेरे पास आई, वो कहती आते सारी सर मुझे बताइए कि मेरा हस्बैंड मुझे डिवोर्स तो नहीं दे देगा। मैंने कहा नहीं मैम, मुझे तो नहीं लग रहा डिवोर्स देगा। कहती नहीं 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 नहीं, अब आप मुझे बताइए कहीं डिवोर्स तो नहीं दे देगा। मैंने कहा मैम नहीं। उसने 10 बार ये बात रिपीट की। मैंने मन में सोचा बहन जिस हिसाब से तू कह रही है ना डिवोर्स बनता है तुझे देना, जितना तू परेशान कर रही है। फिर वो धीरे धीरे मुझे कह रही है कि मैंने हद में आके सोचा, मैंने कहा मुझे लग रहा है डिवोर्स हो जाएगा। कहती है ऐसे कैसे हो जाएगा। मैंने कहा देखो मैम, अब आप क्या चाहते हो, आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, क्योंकि हमारी एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस सर्कमस्टांसिस पे भी डिपेंड करता है। तो वो कहती सर मैं हस्बैंड से बात, अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकती क्योंकि उसके तो भी 3-4 शादियाँ पहले हो चुकी हैं। तो वो लड़की 2-3 महीने बाद मेरे पास आई। मैंने कहा मैम क्या बना आपका। कहते फिर हमने एक बहुत ही आइडिया लगाया कि मैं अपने हस्बैंड की शादी अपनी छोटी सिस्टर से करवा देती हूँ बिना बताए। तो अब देखो हमारा समाज किधर को जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं। क्या इसका नाम एस्ट्रोलॉजी है? इसका नाम एस्ट्रोलॉजी नहीं है। अगर यहाँ पे
शादी में एस्ट्रोलॉजी यूज़ होती ना, तो इसके आगे ज्योति ना लगता, लाइट ना लगता, बेसिकली डायरेक्शन है। आप देखो कितने वियर्ड लोग, और आजकल के समय में तो मैं आपको कहूँ रिलेशनशिप, ये जितना सोशल मीडिया है इसने रिलेशनशिप को लेकर इतना सस्तापन लोगों में ले आया है, इतना सस्तापन रिलेशनशिप को लेकर आया। कभी किसी से बात करना, किसी को प्रपोज करना इतनी बड़ी बात मानी जाती थी। आज आप देखो दिन में 10 मैसेज सोशल मीडिया पे आए होते हैं, और आप किसी भी हद तक, किसी भी चीपेस्ट फॉर्म में आप उसके साथ बात कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और डिवोर्सेस का कारण भी मैं कहूँ ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई लाइक, कोई ना कोई म्यूचुअल फ्रेंड, कोई ना कोई आपका पता नहीं कौन सा पुराने आईडी का कौन सा स्क्रीनशॉट किसके पास पड़ा हुआ है, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आम तौर पर ऐसा हमारे साथ होता है। तो यंगस्टर्स को मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा अपने आप को स्टैंडर्डाइज करें, क्योंकि आपको नहीं पता ये जो आप राहु के थ्रू शुक्र यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में ना हमारी आदतों के थ्रू ना कुछ प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस होते हैं। अगर होरोस्कोप में आपके जो हाउस ऑफ मैरिज है वीक है, जैसे राहु उसको वीक करता है, तो हमारी टेक्नोलॉजी भी राहु है। अगर कोई सोशल मीडिया के ऊपर कोई अफेयर कर रहा है, या मैं बड़े सिली सी फॉर्म में कहूँ सेक्स टॉक कर रहा है, तो वो बहुत ही वो उसे ये नहीं पता, वो जाने में अपने प्लैनेट्स वीक कर रहा है, और बाद में उसको पता लगेगा जब डिवोर्स हो जाएगा, शुक्र तो ख़राब हो चुका है भाई। क्योंकि हमारी डेस्टिनी में ना कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, वो किस फॉर्म में यूज़ होंगी, कैसे होगी, वो कुछ नहीं कह सकते। तो सर हमारी ऑडियंस को कुछ ऐसा बता सकते हो कि अब हर तरह की ऑडियंस हमारे पास, तो कोई जर्नलाइज जिसकी जो भी राशि है उसके अकॉर्डिंग उसको पता चल जाएगा ये वाला जो साल है उसके लिए कैसा जाएगा? देखिए, आपको ये भी आपको लगेगा आप सारे आंसर पैसिव फॉर्म में क्यों दे रहे हो, वो इसलिए क्योंकि मैं भी भरा पड़ा हूँ। मुझे भी कोविड के बाद अपनी एजुकेशन को लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत समय लगा। लोग समझ ही नहीं पा रहे ज्योतिष होता क्या है। अगर मैं आपको कहूँ आपकी लाइफ में पिछले साल किसी न किसी रिश्तेदार की मृत्यु हुई होगी, वो नेचुरली हुई होगी। अगर मैं कहूँ लास्ट ईयर आपकी हेल्थ डाउन हो गई होगी, साल में एक बार ऐसा आता है डाउन हो जाती। अगर मैं आपको कहूँ लास्ट ईयर आपको अपनी एज के अकॉर्डिंग आपने नए प्रोफेशन के बारे में सोचा होगा, वो सारी दुनिया सोचती है। अगर पैसे की तंगी होगी, आपने प्रॉपर्टी के बारे में सोचा होगा, आपको वन साइडेड अट्रैक्शन भी हो गई होगी। सो ये हर साल होती है, हर महीने लोगों को होती है। सो ये बातें जो है ना, ये बहुत संभावित है, इसको लेकर हमें खुश नहीं होना चाहिए कभी भी। आप अपने सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, आप अपना प्रोफेशन गिविंग प्लैनेट चूज़ करने के लिए जाएं, आप उनसे पूछें मुझे किस तरीके का काम हमें नीड होगी, क्योंकि हमारे अंदर ना हर प्लैनेट की अलग अलग एनर्जीज और ट्रेट्स होते हैं। तो अगर मैं कहूँ अगले साल के बारे में मैं आज ही बता देता हूँ। अगले साल आप सोचेंगे कि मैं कुछ ज़िंदगी में नया करूं, अगले साल आप थोड़ा लो फील करेंगे, अगले साल आपको किसी से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सर ये चीज़ें ना हमारी अगर मैं कहूँ आपकी एज के अकॉर्डिंग शायद 30 के आसपास शायद एज होगी, तो इस दौरान जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होती है ना, वो सारे 30 ईयर वालों के साथ होती है। ये दौरान हमारी ज़िंदगी का होता है जब इंसान अपनी मैरिज के बारे में प्लान करता है, बच्चों के बारे में प्लान करता है। अगर प्लान नहीं करेगा तो सोचेगा। हर इंसान देखो ना, अगर मेरे पास अगर 4 घंटे का बच्चा आया है तो मैं उसके लिए प्रिडिक्शन मदर फीड की करूँगा कि ये बच्चे को मदर फीड कब मिलेगी। अगर वो बच्चा मेरे पास 4 महीने का आया है तो उसका कोई प्लैनेट वीक है तो उसकी हेल्थ को लेकर करूँगा। 14 साल का आया है तो एजुकेशन को लेकर करूँगा। 24 साल का आया है रिलेशनशिप को लेकर करूँगा। 34 साल का आया है पीस ऑफ माइंड को लेकर करूँगा। कहने का मतलब है हमारी पूरी लाइफ में एक ही इंसान के ऊपर एक ही प्लैनेट का जो इन्फ्लुएंस है वो अलग अलग फॉर्म्स में रहता है। जैसे मान लीजिए आप दोनों मेरे पास आओ और आप दोनों ट्विन ब्रदर हो और आप दोनों आके पूछ रहे हो जी मुझे मदर के बारे में पूछना है, लेकिन आपकी लाइफ के सर्कमस्टांसेस अलग हैं। आप मुझे कह रहे हो सर मुझे विदेश जाना है, तो मैं आपको कहूँगा बड़े खुश होने वाली बात है भाई साहब, आपका तो मदर वाला हाउस जो है प्लैनेट वीक है, आप तो मदर को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे मदर के बारे में पता करना है, तो मैं कहूँगा सर आपका तो मदर वाला हाउस बहुत वीक है, आपके तो मदर हो सकता है हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए या आपके पास सुख की कमी हो। आप देखो ना, दोनों ट्विन ब्रदर जो सेम सेकंड में पैदा हुए हैं, उनकी लाइफ में एक ही इवेंट, एक ही मदर है। एक के लिए वो अच्छी बात है मदर का घर वीक होना, एक के लिए बुरी बात है, क्योंकि आपके हालात बदल गए ना। एक ने विदेश जाना है, एक ने नहीं जाना। तो दैट मीन्स अब आपके मन में ये बात आएगा जिसका मदर वाला घर स्ट्रांग होगा, क्या वो विदेश नहीं जा सकता? वो भी जा सकता है, वो अपनी मदर को साथ ले जाए, क्योंकि उसके जीवन में तो मदर का सुख ज़्यादा है ना। सो मुझे लगता है ज्योतिष को ना पढ़ने की बजाय गुड़ने की भी ज़रूरत है कहीं ना कहीं पर। तो सर जैसे अभी आपने बोला कि प्लैनेट्स जो होते हैं हमारी लाइफ में कुछ रोल अदा करते हैं, है ना, कुछ ना कुछ उनके कारण होता है। तो बट जो साइंस है ना, जो स्पेस है, जो साइंस है, वो एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी से बहुत डिफरेंस है। वो कहते हैं कि साइंस जो है वो एक प्रैक्टिकली चलते हैं। वो कहते हैं कि इन चीज़ों पे हम बिलीव नहीं करते, ये सब कुछ प्रैक्टिकली हो रहा है।
जी बिल्कुल, मैं आपको इसके 2-3 आंसर दूंगा। मेरे पास एक बहुत अच्छे सर्जन आए जो सर्जरी करते थे। वो कहते मैं कभी भी फुल मून नाइट को सर्जरी नहीं करता, क्योंकि ब्लड का जो फ्लो है ना वो बहुत फ्लक्चुएट करता है। और एक लड़की थी, उसकी ट्रेनिंग लगती थी जो आगरे में पागल खाना है। वो कहती वहाँ पे ट्रेनिंग में ना फुल मून नाइट को या नो मून नाइट को ना ज़्यादा डॉक्टर्स तैनात किए जाते थे। और एक ट्रॉमा सेंटर में नर्स बोलती है फुल मून नाइट या नो मून नाइट को हमारा रजिस्टर चेक करे, वहाँ पर ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, लोगों की फाइट्स ज़्यादा होती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पर तो हमारे चंद्रमा का जो इन्फ्लुएंस है ना वो हमारे मन पर पड़ता है। अगर चंद्रमा का इन्फ्लुएंस, आप देखो सुनामी हमेशा फुल मून को आती है ना। सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं अगर हम साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी, मैथ्स एंड एस्ट्रोलॉजी, डॉक्टरी एंड एस्ट्रोलॉजी को समझने की कोशिश करें, ये सारी चीज़ें समझती हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 10 रुपये की दाल लेकर ना बहुत बड़ा लिफाफा लेकर उसको जलप्रवाह करने के लिए निकल जाते हैं, जबकि हमें उसको समझना चाहिए, एकेडमिकली समझना चाहिए। तो आप देखो ना कि हमारा जैसे बस वही इसको साइंस की तरह लीजिए। मैं छोटी सी बात बताता हूँ। हम लोग वैसाखी को काटते हैं गेहूँ और दिवाली के आसपास बीजते हैं। आप इसको उल्टा करके दिखा दीजिए। आप वैसाखी को कनक बीजिए गेहूँ और काटिए उसको दिवाली के आसपास, क्या होगा? क्योंकि हम लोग सृष्टि के अगेंस्ट नहीं ना चल सकते सर। इसका मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो है ना जो हमारी लाइफ में इन चीज़ों को लेकर आ रहे हैं। और हम लोग कहते हैं अच्छा जी यहाँ पर सूरज उच्च क्यों होता है, यहाँ पर सूर्य नीच क्यों होता है। देखिए भगवान ने मेरी बॉडी, आपकी आइज़, मेरी नोज़ सभी की सेम है, लेकिन मुझे जैसे ही मैंने इन्वायरमेंट में एंटर किया मुझे 4-5 छींकें आई, क्योंकि इम्यूनिटी तो अपनी अपनी है ना। हमारे देखने में नोज़ सेम है, हमारा देखने की आंखें सेम है, लेकिन नज़रिया नहीं ना भगवान ने सेम दिया है ना। सबके यही चीज़ें फेस पे लगी हैं, लेकिन फिर भी सभी का फेस अलग है, किसी का भी नहीं मिलता जुलता। देखो भगवान की करनी देखो, यही हमारा एस्ट्रोलॉजिकल है। बेशक हमारा चार्ट देखने में सेम हो सकता है, लेकिन उसका नज़रिया हमें लाइफ को एक्सेप्ट करने का अलग हो सकता है। वो आपकी बात से फिर दोबारा एक क्वेश्चन मेरे पास आया है। जैसे फेस की आप बात कर रहे हो सर, फेस रीडिंग जो आजकल चल रहा है ना, माइंड रीडिंग, फेस रीडिंग है ना, ये जैसे भागेश्वर धाम जी वाले बाबा जी हैं, मतलब वो उनको इस चीज के साथ जोड़ा जा रहा है। बट मतलब जो उनकी पूजा करते हैं या जो उनमें मानते हैं वो तो कह रहे हैं कि उनमें कुछ पावर्स हैं, बट जो ये फेस रीडिंग या जो ये करते हैं वो कह रहे हैं कि वो फेस रीडिंग ही कर रहे हैं। आप कैसे इसको देखते हैं? या इसके पीछे भी कोई सिद्धि होती है? देखिए मैं आपको कहूँ, मेरी खुद की बहुत आस्था और विश्वास है भगवान में, भागेश्वर धाम के ऊपर। मेरा मोटिव किसी को भी जज करना या इतने बड़े लेवल के ऊपर जिनकी मैं चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ, उनके बारे में कुछ कहना बहुत बड़ी तौहीन होगी। लेकिन मैं ये बात कहूँगा कि अब मुझे लगता है ज़्यादातर हम अब जितनी भी हमारी टीम है, अगर हम सभी से बात करें, हम लोग अभी तक 1 वे कम्युनिकेशन में ही सब कुछ देख पा रहे हैं, है ना। कितनी बड़ी दुनिया है। और कहते हैं कि क्या ऐसा होगा हम जितने बीज बोते हैं वो सभी बीज अंकुरित होते होंगे और सभी बीज के फल लगते होंगे? ऐसा पॉसिबल है कभी? हम इतने बीज बोते हैं, इतने फल बोते हैं, क्या सभी फल पकते हैं? उसमें से कुछ झड़के गिर भी तो जाते हैं। और ये भगवान जाने या गुरुजी जाने क्या उनके पास आने वाला क्या हर इंसान का हर काम हो जाता होगा? क्योंकि अभी तक तो हम लोग प्रेडिक्टिव पार्ट देख रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा भगवान की कृपा है उनके ऊपर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्या हर इंसान का हर काम हो जाता है? हमारे लुधियाना में अगर कोई डॉक्टर बहुत बड़ा है, क्या उसके पास सर्जरी हमेशा सक्सेसफुल हुई होगी? ऐसा तो नहीं है कि कोई सर्जरी अनसक्सेसफुल भी हो सकती है। आप देखो ना, समाज में भगवान से ऊपर तो कोई नहीं ना हो सकता सर। उसने मेल बनाए, फीमेल बनाए। हमारे पास ऐसे होरोस्कोप आते हैं जो बाइसेक्सुअल हैं, जो गे हैं, जो लेस्बियन हैं। क्या वो इम्बैलेंस नहीं है? भगवान के द्वारा बनाई हुई सृष्टि पे मैं क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा, लेकिन एक जनरल बात कर रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स में मेल बने, फीमेल बने, फिर बीच में कुछ इम्बैलेंस भी तो हुआ ना। हमारे समाज के कई मतलब ऐसे हिस्से हैं हमारे समाज के, जिसको मुझे कहना सही नहीं लगेगा कि भगवान भी लड़का लड़की बनाता बनाता बीच में बाकी भी चीज़ें चल रही हैं साथ साथ। तो हम ना एस्ट्रोलॉजिकली मुझे लगता है हम हर चीज़ को लेते हैं कि 100% भी पंडित जी ने प्रेडिक्शन की थी 100% हो जाए। और भाई 100% कुछ भी नहीं है। बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनके अंदर पूरी फीमेल नहीं है, वो भी लड़की से शादी करवा रही है। बहुत सारे लड़कों में प्रॉपरली मस्कुलाइन क्वालिटीज़ नहीं है, वो भी लड़कों से शादी करवा रहे हैं। सो दैट मीन्स हम क्यों एक्सपेक्ट करें एस्ट्रोलॉजी से कि पंडित जी ने जो कहा था ना शादी अच्छी होगी, ये कैसे गलत होगी? हमने तो 200 रुपये दिए थे पंडित जी को। सो ये मुझे लगता है चीज़ें बहुत समझने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत क्वेश्चनेबल भी है। लेकिन ये याद रखें कि ज्योतिष का मतलब एक ज्योति है।
एकेडमिकली हालांकि भगवान की कृपा से हम उस लेवल पर पहुंच सकते हैं कि कोई भी इवेंट किस साल, किस महीने, किस दिन और कितने बजे होगा, लेकिन सृष्टि का एक रूल है, आपके अंदर एक पॉजिटिव अर्ज होना बहुत ज़रूरी है। फन वे में की गई क्वेरी या इनसिंसियर क्वेरी कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती। सर अभी लास्ट कल ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि इंसान के पैदा होने से पहले उसकी कुंडली बन जाती है, उसका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ प्लेस, सब कुछ पहले से, उसका एग्जैक्ट टाइम सब कुछ निकल आता है। तो इसके पीछे भी क्या कोई सिद्धि होती है या क्या है, या ये कितने % एक्यूरेट है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये आम नेटिव के मामले में बहुत आता है, मन में बहुत आता है कि हम तो भी बच्चा पैदा करेंगे, पहले ही प्लान कर लेंगे पंडित जी इतने बजे बच्चा होगा। पहले ना पंजाबी में एक कहावत आती बड़ी प्यारी सी कि लेख च मेख नहीं मारनी चाहिए। भगवान जन्म और मृत्यु ना भगवान के हाथ में है सबसे बड़ी बात। अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले की बात है, किसी ने मुझे कहा कि मुझे अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ पहले निकलवाना है। वो कहते हैं पंडित जी ऐसा डेट ऑफ बर्थ निकालना आप जिसकी किसी की ना हो। देखिए एक बात बताता हूँ, हमारा ना सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट जो है ना वो चंद्रमा होता है। वो 2.25 दिन एक राशि में रहता है, बाकी सभी प्लैनेट्स ना कम से कम 1 महीना एक साइन में रहते हैं। इसका मतलब मिनिमम टू मिनिमम 2.25 दिन के लिए हॉरोस्कोप सेम बनता है। इसका मतलब जब आपको डॉक्टर कोई टाइम निकालने के लिए कहेगा ना सर, वो आपको 1, 2, 3, 4 दिनों का प्रोस्पेक्टिव टाइम देगा, और हमें उन्हीं 5-4 दिनों में जो ग्रहों को हम बदल थोड़ी देंगे। प्लैनेट जिस साइन में 2.5 साल के लिए वो 2.5 साल रहेगा, प्लैनेट जिस राशि में महीने के लिए महीना भर रहेगा। तो आप पता है क्या कर सकते हो, आप दिन में हमारे 12 तरीके का लगन चलता है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लगन सेट कर सकते हो। मतलब बड़े से बड़ी बात, आप किसी बच्चे के मून को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, जो सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है। बाकी के 8 प्लैनेट्स का क्या करेंगे 9 में से, वो तो सेम साइन में रहेंगे, साइन थोड़ी बदल देंगे आसमान में हम लोग। तो अगर आप बहुत बन रहे हैं कि हम लोग बहुत ही काबिल हैं और हम लोग किसी भी इंसान का डेट ऑफ बर्थ खुद निकाल लेंगे, आप जितनी मर्जी काबिलियत कर लीजिए, आप सिर्फ उस बच्चे के या तो 2 घंटे निकाल सकते हो, या आप एक काम कर सकते हो उसका सिर्फ मून की मूवमेंट या मून की मूवमेंट चेक कर सकते हो। लेकिन भगवान बहुत बड़ी चीज़ है। जिन लोगों के हमने कभी डेट ऑफ बर्थ निकाल लिया ना, कोई BP हाई लो हो जाता है और सर्जरी का टाइम ही चेंज हो जाता है, उस टाइम पे कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। इवन आजकल तो ये भी है लोग नॉर्मल डिलीवरी की बजाय C-सेक्शन करवाते हैं, ताकि हमें एग्जैक्ट हमने इस डेट को पैदा होना है, इस टाइम पे पैदा होना है। तो इसके पीछे भी क्या नंबर्स पीछे काम करते हैं या? देखिए एक चीज़ आपको नंबर्स को लेकर मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ। जब ना आज से मैंने बहुत साल पहले, अराउंड ये 20 ईयर पहले की बात है, तब न्यूमरोलॉजी वगैरह सब्जेक्ट बहुत आम नहीं होता था, सॉरी। तो इसको ना विषय को बड़ा छोटा सा माना जाता है। लेकिन आज ना समय आ गया मार्केटिंग का, तो मार्केटिंग में ना इसको पढ़ना आसान है, विषय बहुत प्यारा है, पढ़ना आसान है। जैसे टैरो हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, वास्तु, ये विषय बहुत आसान है। जो सब्जेक्ट हमें कभी फ्री में स्टूडेंट्स को पढ़ा देते थे ना 8-10-15 दिनों में, आज वही सब्जेक्ट्स 5 स्टार होटल्स में 50-50 हज़ार रुपए के हो रहे हैं। कोविड से पहले जो बंदे मुझसे पढ़ने आते थे ना, जिनको ज्योतिष नहीं समझ आ रहा था, अगले ही दिन वो गुरुजी बन के बैठे थे, कोविड में वेबिनार कर रहे थे। आजकल बहुत आ चुके हैं टैरो रीडर। कोई मेरा मोटिव किसी को अगर मैं कहूँ नीचा दिखाना नहीं है, लेकिन नेटिव्स के लिए कह रहा हूँ, बीमार ही बीमार का इलाज कर रहा है। मतलब आप दिखाने जा रहे हो आपके पास क्या ऑथेंटिकेशन है कि ये बंदे को काबिलियत है, ये काम कर रहा है। सो मुझे लगता है इसमें ना लोगों को 2-4-6 दिन पढ़ के लोगों को लगता है हम एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। इसका मैसेज यही है, ये कि गुरु शिष्य परंपरा का विषय है, एक लंबे समय के लिए पढ़ें। हम लोग अपने गुरु जी से हाँ सुनने के लिए सालों साल लगा देते थे कि वो हमें शिक्षा दीक्षा देने वाले हैं, और आज अगर आपका जूम लिंक 10 मिनट लेट हो जाए ना, तो स्टूडेंट्स को आप अनप्रोफेशनल लगने लग जाते हो। वो लोग जो हमारे सामने जब आते थे, हम पढ़ते थे, मैं खुद, कई लोग तो सिर ढक के इस विषय को ज्ञान लेते थे। तो कई लोग एंटर करने से पहले क्लासरूम में दंडवत प्रणाम करके अपने ऑफिस को मंदिर समझते होते थे, और कहते हैं ना जो चीज़ बड़ी इजी मिल जाती है, जैसे मान लीजिए शरीर बड़ा आसानी से मिला हुआ है ना, हम परवाह करते हैं, हेलमेट नहीं डालते, जो दिलाया खा जाते हैं क्योंकि फ्री में मिला हुआ है। जो चीज़ जितनी इजी मिलती है ना सर, उसकी कदर नहीं रहती। अगर हमारे जैसा टाइम आता, गुरु शिष्य परंपरा में सालों साल लगा के पढ़ना पड़ता, तो आज के स्टूडेंट्स को भी पता होता ये विषय कितना बड़ा है। कोई जितनी आपकी बोलने की शैली अच्छी है, जितनी आपकी मार्केटिंग अच्छी है, उतने अच्छे आप टीचर हो। आपकी नॉलेज, मेरे कई गुरु ऐसे हैं जो इतने ज्ञानवान हैं जिनके पास एक भी स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि वो हमारे जैसे स्मार्ट नहीं है, ऐसे पॉडकास्ट नहीं कर सकते, वो वेले बैठे हैं बेचारे लेकिन जो लोग मार्केटिंग में बहुत अच्छे हैं वो बड़े अच्छे टीचर हैं।
तो एक गुरु और टीचर शब्द में जितना फ़र्क है ना, वही चीज़ें आज के समय में है। तो ये आपका एक बहुत, मैं तो थैंक्स बोलूँगा कि आपने इतना डिफरेंट सब्जेक्ट उठाया ना। आमतौर पर लोग इन विषयों पे बहुत ज़्यादा बात ही नहीं करना चाहते, वो वहमों में चले जाते हैं। मुझे लगता है इस पॉडकास्ट के बाद लोग वहम में डलेंगे नहीं, वहम से निकल जाएंगे। एग्जैक्टली। तो जैसे आप ये प्रोफेशन की बात करते हैं, जैसे आप स्टूडेंट और टीचर की बात कर रहे हो, तो ये प्रोफेशन के बारे में आप बताइए थोड़ा सा कि जैसे नए लोगों ने इस प्रोफेशन में अगर आना हो तो उसके लिए कोई ट्रैक है या स्टडी है, कौन सी स्टडी होती है जिससे हम सर्टिफिकेशन एक ले सकते हैं, एक नॉर्मल इंसान के लिए भी इजी हो कि जानना कि मैं सही इंसान के पास जा रहा हूँ, कि कौन सी सर्टिफिकेशन हम देखें इंसान की। देखिए इसमें ना दो चीज़ें हैं। हमारी एजुकेशन ना दो तरीके की होती है सर, एक सर्टिफाइड होती है, एक प्रैक्टिकल होती है। जैसे आर्किटेक्ट ना एक सर्टिफाइड इंसान है, एक ठेकेदार होता है ना जो आर्किटेक्ट तो नहीं है लेकिन आर्किटेक्ट से कम भी नहीं होता। जो नॉलेज ठेकेदार को है ना सर, वो ठेकेदार को होती है। डॉक्टर और दाई में फ़र्क होता है ना कई बार कुछ चीज़ें डॉक्टर नहीं समझ पाते जो एक छोटी सी दाई समझ आती है। वो चीज़ें ना एस्ट्रोलॉजिकली सबसे पहले ये समझे, ये एकेडमिक सब्जेक्ट ही नहीं है, ये सर्टिफिकेशन का विषय ही नहीं है, ये विषय है अध्यात्म का। मेरे पास कई बार लाइफ में ऐसा हुआ, मेरे से गलत टेवा देखा गया और बाद में जो उपाय बताए वो भी लग गए, जो प्रेडिक्शन थी वो भी सही हो गई। कहीं ना कहीं ये कॉस्मिक एनर्जी के साथ अटैच है। आपके इंटेंशन और आपके इंट्यूशन का इसमें बहुत बड़ा रोल है, तब कहीं जाके हम लोग इसको पढ़ पाते हैं। इसको पढ़ना आम इंसान के बस की बात नहीं है, उसको सब्जेक्ट में दिल ही नहीं लगेगा, वो तो भागना शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी जल्दी। तो कहीं ना कहीं पर इन सारी साइंसेस को लेकर देखा जाए तो ये सर्टिफाइड स्टडी ही नहीं है। और जिन 5 चीज़ों को लेकर लोग बड़े भागे जा रहे हैं ना, सर इसका कंटेंट क्या होगा, सर इसका सिलेबस क्या होगा, सर इसकी PDF फाइल मिलेगी, सर क्या आप रिकॉर्डेड सेशंस दोगे। भाई साहब रिकॉर्डिंग से ज्योतिष नहीं आता, आपको PDF फाइल से ज्योतिष नहीं आता। तो इसलिए इसको गुड़ना पड़ेगा, आपको पूरी पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ पढ़ना पड़ेगा। लोगों को वो बहुत अच्छा लग रहा है जो शॉर्ट कोर्स शॉर्ट अमाउंट, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। हज़ारों लाखों करोड़ों लोग पढ़ रहे हैं, प्रेडिक्टिव पार्ट फिर भी सही नहीं हो रहा। हम कहते हैं इसके लिए सोने के हाथ और लोहे का दिल चाहिए पढ़ने के लिए, ये चीज़ है। तो वापस सर उस नंबर्स पे आना चाहूँगा कि ये जो नंबर्स हैं इनका क्या रोल है, 1 नंबर 2 नंबर या 8 नंबर या 9 नंबर, न्यूमरोलॉजी में क्या है। जैसे पहले तो मैं ये बड़ा थोड़ा प्रश्न अजीब लगेगा आपको सर, ज्योतिष बहुत पुरानी साइंस है। पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैथमेटिक्स की शुरुआत आर्यभट्ट जी ने की थी, फिर उससे पहले न्यूमरोलॉजी कहाँ थी, है ना। मैं ये नहीं कहूँगा ये विषय नहीं है, ये विषय कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों में नारद पुराण का हिस्सा है। तो जब मैथ्स ही नहीं बना था तो नंबर की सिग्निफिकेशन क्या होगी सर। आज हम लोग ये कहते हैं कि हमारे घर में, मैंने देखा कि जितने ये बड़े लोग हैं, जेफ बेजोस हो गए, हमारे अंबानी जी हो गए या मोदी जी हो गए, ये सारे 8 नंबर से रूल करते हैं। तो अब ऐसा मानना है कि जिनका डेट ऑफ बर्थ मिला के जो 8 बन रहा है। सर मेरी हाउस हेल्प भी 8 नंबर से रूल कर रही है, मेरा ड्राइवर भी 8 नंबर से रूल कर रहा है मैं भी खुश हो जाऊं, मेरा भी 8 नंबर आप भी सक्सेसफुल होने वाले हो, हमारा पॉडकास्ट। देखिए ऐसी बात नहीं है, हम लोग ना वो कहते हैं ना कि गिलास आधा खाली है उसको ज़्यादा देखते हैं, भरे हुए को कम देखते हैं। दुनिया में ना 9 हिस्सों में दुनिया नहीं बन सकती, हम अगर कहें ऐसी कोई बात नहीं है। कहते हैं ना जो लग जाता है वो तीर बन जाता है, नहीं तो तुक्का तो वो होता ही है। मेरा ये नहीं है, विषय नहीं है, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, न्यूमरोलॉजी पढ़ाता भी हूँ, लेकिन न्यूमरोलॉजी एक छोटी सी ब्रांच है एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज में। लोग आमतौर पर ना कहते पीछे से शुरू करते हैं, न्यूमरोलॉजी लर्न कर लो, छोटे छोटे सब्जेक्ट लर्न कर लो। दम है, अगर मन में अर्ज है पॉजिटिवली, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़े जो वेदों से निकली है। हमारे वेदों के जो कहते हैं, हमारे जो वेद है ना, ये ऋग्वेद का हिस्सा है ज्योतिष। वेदों को पढ़ने के जो वेदांग है, उन वेदांगों में से एक अंग ज्योतिष है। वेदांग होते हैं वेदों को पढ़ने के अंग। आपको व्याकरण, ग्रामेटिकल, आपका स्वर कैसा है, आप मंत्र कैसे चैंट करते हो। तो एस्ट्रोलॉजिकल पढ़ने से हम पढ़ना है तो वैदिक वेदों के जो अंग है उसे पढ़ें। न्यूमरोलॉजी तो हर घर में न्यूमरोलॉजिस्ट बैठा है, हर घर में टैरो रीडर बैठा है, हर घर में वास्तुशास्त्री बैठा है। विषय बहुत अच्छे हैं, मैं खुद पढ़ाता हूँ, लेकिन जब तक आप ग्राउंड पे वर्क नहीं करोगे ना, जिसके लिए हमें, मैं कहता हूँ ना, सोने का हाथ और लोहे का मन चाहिए, क्योंकि इसके लिए तपस्या है, ये तो एक पूरी की पूरी ये चीज़ है। नहीं मतलब एक इंसान की लाइफ में ये नंबर्स हो गए, या कई बार हमने ये भी सुना है कि नाम भी लोग चेंज करते हैं। ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में हम बात करें, बहुत सारे एक्टर्स ने नाम चेंज करे हैं, नाम नेम्स हो गए, नंबर्स हो गए, तो कलर्स हो गए, कौन से कलर्स उन्होंने पहनने, ये चीजें मैटर करती हैं एक्चुअल में। जी बिल्कुल। अब हम इस बात पे आते हैं कि एस्ट्रोलॉजी काम कहाँ करती है। सर पता है क्या होता है, हमारी ज़िंदगी में ना हर प्लैनेट कोई रोल प्ले कर रहा है।
मेरे अंदर, मेरे घर में, मेरे समाज में, यहाँ तक कि मेरी आदतों में भी। जैसे मान लीजिए मैं सूर्य ग्रह की बात करूँ, हमारे अंदर सूर्य पता क्या है? मेरी लीडरशिप क्वालिटीज़ जो पॉजिटिवली है। नेगेटिव ट्रेट्स क्या है? ईगो। पॉजिटिव ट्रेट्स क्या है? पंचुअलिटी, रेगुलरिटी। इसका मतलब मेरे अंदर अगर उस ग्रह की नेगेटिव आदतें हैं, ईगो है, तो मेरा सन अच्छा नहीं है। अगर मेरे अंदर डिसिप्लिन है तो मेरा सन बहुत अच्छा है। हमारे घर में हमारा सूर्य हमारे पिताजी हैं, हमारे समाज में हमारा सूर्य सरकार है, और हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो बैकबोन है, हमारी आत्मा का कारक है। इसी प्रकार नंबरों में सूर्य नंबर 1 है। अगर हमारे अंदर किसी ग्रह की पॉजिटिव आदतें हैं, हमें ना उस आदतों को अपनाना पड़ेगा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं, हमें आमतौर पर आके लोग कहेंगे ये आपको कैसे पता लगा? हमने तो कहीं नहीं पढ़ा। देखो चंद्रमा का मतलब पता है क्या होता है? चंद्र ग्रह कैसा है? दया भाव को रिप्रेजेंट करने वाला। और दया याचिका तो पर राष्ट्रपति जी लगाते हैं ना, राष्ट्रपति जी चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं। सो दैट मीन्स जिसके अंदर दया के ट्रेट्स हैं, जो दया याचिका है जिसके पास, जो फांसी की सज़ा भी माफ़ कर सकते हैं, वहाँ पर चंद्रमा आ जाएगा जो किसी की उम्र का कारक है। हमें करना क्या है? जैसे आपके 9 प्लैनेट्स हैं, आपने मान लीजिए अपना हॉरोस्कोप दिखाया, मैंने 9 प्लैनेट्स को एकेडमिकली चेक किया कि आपका सन बहुत अच्छा है, आप पॉलिटिकल साइंस लें। आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है, आप साइकोलॉजी लें। आपका बुध बहुत अच्छा है, आप कॉमर्स लें। आपका जुपिटर बहुत अच्छा है, इकोनॉमिक्स लें। ये एस्ट्रोलॉजी होती है। आप जब अपने प्रोफेशन गिविंग प्लैनेट चूज़ करें, उसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट का प्रोफेशन लें। अब लोग आके कहेंगे सर हमें बताइए प्लीज़ हम कौन सा प्रोफेशन करें। उसको समझना एकेडमिकली बड़े चैप्टर्स हैं। आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपका हॉरोस्कोप बिजनेस ओरिएंटेड है भी है कि नहीं है, वो जॉब ओरिएंटेड है कि बिजनेस ओरिएंटेड है। कहीं इंटेलेक्चुअल हॉरोस्कोप है, मेरा हॉरोस्कोप ना जॉब ओरिएंटेड है ना बिजनेस ओरिएंटेड है, मेरा हॉरोस्कोप इंटेलेक्चुअल है। इसका मतलब मैं बोल के, मेरा मरकरी प्लैनेट बहुत अच्छा है जो स्पीच का कारक है, तो मैं बोल के पैसे कमा रहा हूँ, अभी भी काम बोल के कर रहा हूँ, बोल के ही हमारी वीडियोस मिलियंस में भी जाती हैं, क्योंकि मेरा ये प्लैनेट अच्छा बोलता है तो मुझे उसका काम करना पड़ेगा। अगर मेरा मरकरी अच्छा ना होता तो मैंने ये कार्य करना ही नहीं था। इसी प्रकार जो रेसलर्स होते हैं उनका सेल्फ वाला हाउस बड़ा स्ट्रांग होता है। अब जहाँ से डोमेस्टिक हैप्पीनेस आती है वहीं से होम साइंस भी आती है। अगर कोई लड़की बोलती है सर मुझे होम साइंस विषय पढ़ना है, तो हमारे हॉरोस्कोप में जो डोमेस्टिक वाला घर होता है, हाउस होता है, वो उसका अच्छा होना चाहिए। कहने का मतलब है अगर आप इस सब्जेक्ट को एकेडमिकली पढ़कर एकेडमिकली ही यूटिलाइज करेंगे तो आपकी लाइफ में आपको इतनी पॉजिटिव डायरेक्शंस मिलती हैं कि आपको जो डायरेक्शन कोई भी नहीं दे सकता वो ये सब्जेक्ट दे सकता है। मेरा मोटिव इस पॉडकास्ट का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा मेरे को खुशी ये है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज ये पहुंचाना है कि इस विषय को आप डायरेक्शन के तौर पर यूज़ करके अपनी पूरी की पूरी लाइफ चेंज कीजिए। मैंने भी ऐसे किया। मैंने अगर कहूँ बहुत सारी रेमेडीज़ हम लोग करते हैं अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए, पॉजिटिव ट्रेट्स के लिए। आप उस रेमेडियल पार्ट को करें, लेकिन मान लीजिए अगर आपने सूर्य का स्टोन डाला है और आप पिताजी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपने नीलम स्टोन डाला है, आप हार्डवर्क नहीं कर रहे, उसका फ़ायदा नहीं है। नीलम तभी डालें अगर आप शनि के दूसरी आदतें हार्डवर्क कर रहे हो। ये स्टोन वर्क करते हैं? स्टोन वर्क करते हैं, लेकिन हमें अपने आप को भी बदलना पड़ता है। जैसे आमतौर पर अगर मैं कहूँ, कोई इंसान बोलता है कि अच्छा आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना, आप एक काम कीजिए, आप मोती स्टोन डाल लीजिए, है ना। मोती स्टोन तभी वर्क करेगा जब आप अपनी मदर की रिस्पेक्ट करते हैं। आजकल आपने लोगों के बड़ा देखा होगा कि गर्लफ्रेंड्स देखी है, मदर की उम्र की तो गर्लफ्रेंड्स हैं उनकी, वहाँ पर आपका चंद्रमा क्या करेगा। अगर किसी इंसान ने पन्ना स्टोन मरकरी का डाल लिया और उसने किसी को फीमेल चाइल्ड अबॉर्ट करने के लिए गाइड कर दिया तो उसका उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। एस्ट्रोलॉजिकली डायरेक्शंस ये है कि आपको पहले सामाजिक तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कंप्लीट करनी है। लोग रेमेडीज़ करते हैं लेकिन अपने आप को मॉरली चेंज नहीं करते अंदर से, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप रेमेडीज़ तभी करने का फ़ायदा है अगर आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, मतलब आपको अपना कार्बिक अकाउंट भी साथ में सेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ कह सकते हैं हम लोग। तो नंबर्स के हिसाब से ये वाला ईयर के बारे में बताओ कि कैसे, मतलब जैसे 8 नंबर का यही साल कहा जाए तो बड़ी सिंपल सी बात है। जो लोग हार्ड वर्किंग है, ये शनि का नंबर है। जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो हार्ड वर्किंग है, जो सेक्रीफाइसिंग है, जो कॉम्प्रोमाइजिंग है, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। जिनके अंदर लेजीनेस है, जो लेथार्जिक हैं, जो अपने आप को कंपेयर करते हैं, जिनके अंदर हीन भावना है, उनके लिए ख़राब होगा। आपको अपनी आदतों पर ध्यान देना है, आपको अपने कर्मस पर ध्यान देना है। मेरे पास एक लेडी आई, वो मुझे बोलती है कि सर मेरी बेटी का हॉरोस्कोप देखिए। बहुत ही एक फ़नी सी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो लेडी मुझे कह रही है हम बड़ी दूर से आए हैं, आपका बड़ा नाम सुना था, आप मुझे लड़की का हॉरोस्कोप देखिए। मैंने जब हॉरोस्कोप देखा, उस लड़की का ऐसे प्लैनेट्स जो स्पीच को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ फायरी प्लैनेट थे, स्पीच अच्छी नहीं थी।
वो लड़की का जॉइंट फैमिली वाला घर बहुत वीक था, वो लड़की इमोशनली इम्बैलेंस थी, वो लड़की बहुत अग्रेसिव और शॉर्ट टेम्पर थी। मतलब जो भी एक मैरिज गिविंग प्लैनेट होते हैं वो वीक थे। किसके कारण? उसकी नेचर के कारण। मैंने कहा मैम आपकी बेटी का जो होरोस्कोप है, इसके ऐसे प्लैनेट्स हैं, इसकी जल्दी से किसी के साथ बनेगी नहीं, और ये चीज़ का नेगेटिव इन्फ्लुएंस इसकी मैरिड लाइफ पे आ सकता है। अभी उन आंटी को तो मंजूर नहीं था उनकी बेटी ऐसी है, और उन्होंने कहा जी इसका पहले 2 बार डिवोर्स हो चुका है। और उनको ऐसे लगा मैंने होरोस्कोप डीप नहीं देखा। वो मुझे बार बार कह रहे थे डीप देखिए डीप देखिए। मैंने कहा आंटी डीप क्या देखूँ, खड्डा खोद के बैठ जाऊँ, डीप का क्या करूँ। सो वो मान ही नहीं रहे थे इस बात को कि उनकी बेटी की नेचर में या बिहेवियर में कमी है। फिर जब बार बार कॉल आ रही थी, बहुत सारी कॉल आ रही थी, तो मेरे मन में ये आया कि मुझे स्क्रिप्ट बदलनी पड़ेगी, क्योंकि वो रुक नहीं रहे थे। वो मेरे पास आए तो मैंने कहा आंटी आपकी बेटी तो बहुत अच्छी है, बेचारी को नज़र लग जाती है। वो कहते अब आपने डीप होरोस्कोप देखा, क्योंकि वो सुनना चाहते थे। फिर ढेरों चीज़ें जल परवाह करवाई, ढेरों उपाय करवाए, उनको लगा अब होरोस्कोप अच्छा देखा। बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस। आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हमारा बिहेवियर ऐसा है। एक मैरिड लाइफ के लिए आपकी ज़िंदगी में इमोशंस होने चाहिए, अटैचमेंट होनी चाहिए, आप लॉयल होने चाहिए, आप डेडिकेटेड होने चाहिए। अगर आपके अंदर लॉयल्टी, डेडिकेशन, अटैचमेंट, इमोशंस नहीं है तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। और हर इंसान किसी ना किसी फॉर्म में ना, लोग पता है क्या कहेंगे, ड्रामेटिकली कहते हैं सर हम लोग नहीं किसी की परवाह करते, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे साथ तो जो जैसा वैसा है। सर जी जब तक हमारा मनपसंद बंदा हमारा स्टेटस ना देख ले, हमें नींद नहीं आती तब तक। ये कड़वा सच है सर। जितने लोग कहते हैं ना हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी, हम तो ऐसे ही हैं, हम तो बेपरवाह हैं, ये पता क्यों बनते हैं? अपनी कमियों को छिपाने के लिए। आप उनको देख लो, जब तक आप जिस दोस्त को आप अपना स्टेटस दिखाना चाहते हो ना, जिस लड़की को, जब तक वो देख ना ले, अगर वो नहीं देखता हम उसको कई बार डिलीट भी कर देते हैं, क्योंकि हम उसको दिखाना चाहते हैं। इसका मतलब ये जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना, हर इंसान की होती है, लेकिन लाइफ में हमारे मोड बदल जाते हैं, ये फ़र्क पड़ता है। सर वास्तु के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा कि चीज़ें इधर उधर रखने से क्या वाकई हमारे ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता? देखिए वास्तु का तो मतलब ही वस्तु होता है कि वस्तु को कहाँ रखना है। देखो साइंटिफिकली क्या होता है, अगर हमारा जो अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, इसी प्रकार हमारा हेड भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। नॉर्थ की तरफ नॉर्थ और साउथ की तरफ साउथ करेंगे तो एनर्जीज बैलेंस नहीं होंगी, रिपेल करेंगी। तो बेटर देन हम नॉर्थ की तरफ, मतलब हमारा जो हेड है अगर हम मान लीजिए उसको साउथ की तरफ कर दें और पैरों को हम लोग नॉर्थ की तरफ कर दें तो बेस्ट है। लेकिन अगर हम लोग पैरों को साउथ की तरफ कर देंगे वो नेगेटिव हो जाएगा। तभी तो जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो कहते हैं जी इसके पैर साउथ की तरफ कर दो, जिन्हों पंजाबी के अंदर दक्षिण पासे कर दो, तो उसकी एनर्जीज जल्दी रिलीज़ हो जाएंगी। तो बेसिकली एक साइंस है, जैसे हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमारी अर्थ है, उसी प्रकार हमारी बॉडी है। तो हम एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए नॉर्थ की तरफ साउथ और साउथ की तरफ नॉर्थ ही करते, और तो कुछ भी नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात है सर, अगर हमारा घर ईस्ट फेसिंग होगा तो सनलाइट ज़्यादा आएगी। सनलाइट ज़्यादा आएगी, जो हमारे जीव जंतु हैं, मच्छर मक्खियाँ हैं, ये हमारे घर में कम आएंगे, कम एंटर करेंगे। और अगर हमारा सन सेटिंग की तरफ डायरेक्शन होगी तो सर सेटिंग वाली रेज आएंगी, तो वो वाली सुबह वाली धूप और शाम वाली धूप में तो बहुत फ़र्क होता है ना। लेकिन बात पता है क्या है, जब हमें कोई डॉक्टर कहता है ना सुबह सूर्य की किरणों में बच्चे को बिठाएं, तो हमें बड़ा साइंटिफिक लगता है। लेकिन अगर कोई एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि आप ईस्ट की तरफ फेस करके घर बनाए, तो वो बड़ा अजीब लगता है। वही चीज़ है ना सर, डॉक्टर ये थोड़ी कहता है सन सेटिंग की रेज में बच्चे को बिठाएं, सन राइजिंग की रेज में बोला जाता है। तो इसीलिए ईस्ट की तरफ फेस करेंगे और साउथ की तरफ करेंगे तो उसके दोनों में अलग अलग फ़र्क आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि डायरेक्शन भगवान ने सभी बहुत अच्छी बनाई है। हमारे वास्तु के लॉ के अकॉर्डिंग बनना चाहिए। जो हमारा सन राइजिंग वाली डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है, जो कूल जोन है जिसको हम बोलते हैं, वहाँ से एनर्जीज ज़्यादा से ज़्यादा एंटर करें। साउथ वेस्ट जिसको हॉट जोन है वहाँ से कम करें। आप देखो ना, रंग का फ़र्क ही होता है। क्यों नॉर्थ की तरफ रहने वाले लोग गोरे होते हैं और साउथ की तरफ रहने वाले काले होते हैं? कुछ तो एनर्जीज का फ़र्क है ना सर। मैंने ये भी सुना है कि साउथ में अगर घर है तो आपके घर में बीमारी रहती है या कुछ ऐसा? देखिए सर, ऐसा नहीं है कुछ भी। अगर वास्तु के लॉ के अगेंस्ट बना है तो ईस्ट फेसिंग में भी बीमारी आ जाएगी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, बस वही है ना, सुनने को लगता है हमें, क्योंकि कुछ रील्स ऐसी हैं बड़ी जल्दी जल्दी वायरल हो जाती है। आजकल एक रील बड़ी वायरल हो रही है कि अगर आपका साउथ वेस्ट की तरफ घर होगा ना तो बड़ी जल्दी जल्दी नुकसान होने शुरू हो जाएंगे। पता नहीं कितने घर होंगे साउथ वेस्ट फेसिंग जो हम लोगों ने बनवाए, और सभी राइजिंग है। और अगर मैं आपको लुधियाना की बात करूँ, कई ऐसी बड़े बड़े घर हैं जिनके घर साउथ फेसिंग है। इनफैक्ट मेरा अपना घर साउथ फेसिंग है और मैंने इसी घर में आकर ही राइज़ किया है। लेकिन वास्तु के लॉ के अकॉर्डिंग बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या कोविड में कहते नहीं थे कि आपकी इम्यूनिटी जितनी स्ट्रांग है उतना बेस्ट होगा, वही चीज़ें
वास्तु में है। अगर आपके कर्माज स्ट्रॉन्ग हैं, अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, आप स्ट्रॉन्ग हैं, हार्ड वर्किंग हैं, तो ये चीज़ें कम काम करेंगी। समझ लीजिए आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। मेरे एक खुद के अंकल हैं, उनका जो घर है और उनकी एक की तो शॉप है जो बिल्कुल क्रिमेशन ग्राउंड के ऑपोजिट है, शमशान घाट जिसको कहते हैं। राइजिंग है बहुत ज़्यादा, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है ना। हम लोग उठते हैं 10 बजे तो वो उठते हैं सुबह 5 बजे। हम लोगों से कहीं ज़्यादा गुना हार्ड वर्क कर रहे हैं। आपको किसी न किसी चीज़ से बैलेंस करना पड़ता है हर चीज़ों को, ये चीज़ें हैं। हम किसी एक फैक्टर को लेकर एस्ट्रोलॉजी को गलत सही नहीं कह सकते, हर चीज़ को सही है, लेकिन रास्ता सही मुड़ना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मेरा घर है वो वास्तु के अकॉर्डिंग बना है, लेकिन मेरा ज़्यादातर टाइम मेरा ऑफिस में स्पेंड होता है। अब वो वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं है, तो मेरा वास्तु ये वाला माना जाएगा या जहाँ पे मैं ऑफिस में रह रहा हूँ वो माना जाएगा? सर हमें लगता है हमारा ज़्यादातर टाइम ऑफिस में होता है, सोते तो हम घर आके हैं ना, तो हमारा ना 40% लाइफ का हिस्सा ना सोते हुए निकलता है अपने घर में। तो जहाँ पर हम लोग लंबे समय तक स्टे करते हैं और हम जब सोते हैं तो हम एनर्जेटिक होते हैं सुबह जब उठते हैं, तो जहाँ हम बेसिकली सोते हैं ना वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर करता है। सर ये तो बिजली है ना, कम करंट होगा कम करंट आ जाएगा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा, ये चीज़ें हैं। सर अभी ना रिसेंटली एक मेरा फ्रेंड मतलब गया था एस्ट्रोलॉजर के पास ही, तो वो ये बता रहा था कि मतलब उनको वो एस्ट्रोलॉजर ने मेरे फ्रेंड को ये बताया कि जो उसने अपना पाम दिखाया, तो वो बता रहे थे कि जैसे जो हमारी हाथ की लकीरें वगैरह होती हैं ये भी चेंज हो जाती हैं। वो कहते हैं कि स्टोन पहनो और देखो आपकी सक्सेस वाली जो लाइन होगी 6 महीने बाद वो बढ़ जाएगी, उसकी फ़ोटो खींच के रख लो। जी बिल्कुल। देखिए पहले तो मैं ये तो साइंटिफिकली है कि हमारे हाथ की रेखाएं चेंज होती हैं, और आप खुद कभी ऑब्जर्व करेंगे ना, माइनर लाइंस मेजर लाइंस, कुछ लाइनें 7 साल बाद चेंज होती हैं, कुछ लाइनें 3 साल बाद चेंज होती हैं। जो मेजर लाइंस है ना वो हमारी 7 साल के बाद चेंज होती हैं। और वैसे भी अगर आप अपनी लाइफ को देखेंगे ना, आपकी पिछले 7 साल और इस 7 साल में बहुत फ़र्क होता है। रही बात, आपने बड़ी सारी फ़ोटोज़ में बड़े सारे संतों को किसी न किसी मुद्राओं में देखा होगा। जहाँ तक मुझे लगता है शायद दिल्ली एयरपोर्ट पे है जहाँ पर मुद्राओं की फ़ोटोज़ बनी हुई है हर जगह के ऊपर। सो कहीं ना कहीं पर मुद्राएं करने से आपकी एनर्जी लेवल स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि हमारी एनर्जी जो एंड है ना वो हमारी फिंगर टिप्स पे करती हैं। तो अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए मुद्राएं करना, हम हीलिंग भी करते हैं तो फिंगर से करते हैं, यहाँ तक कि आशीर्वाद भी दिया जाता है फिंगर से दिया जाता है। यहाँ तक कि फीवर भी किसी को होगा ना तो सबसे पहले आपके फिंगर टिप से ही गर्म या ठंडे होते हैं। तो कहीं ना कहीं पर मुद्राओं का इफेक्ट ज़्यादा आता है, स्टोन्स का आता है। पहले तो राजे महाराजाओं ने पुराने ज़माने में तो सभी स्टोन्स डाले होते थे, एक का तो डाला नहीं होता था। पर मैंने ये भी सुना है कि स्टोन अगर आप देखो छोटा सा स्टोन कोई फ़र्क नहीं डालता। जो मैंने ये सुना है कि ये स्टोन अगर बड़ी क्वांटिटी में अगर आप लोगे तब जाके इम्पैक्ट डालता है। ये सब सर देखो कई बार क्या होता है ना, ऊंची दुकान फीका पकवान हो जाता है। अगर आपके स्टोन की क्वालिटी अच्छी है, साइज़ में छोटा है, अब देखो ना आप मान लीजिए कनॉट प्लेस दिल्ली में जाएंगे, वहाँ पर प्लॉट बड़े छोटे हैं लेकिन अमाउंट में कितने बड़े हैं, एरिया बहुत अच्छा है ना। तो कई बार प्लॉट बहुत बड़े होते हैं लेकिन रेट बड़ा कम होता है। तो जो प्रॉपर्टी हमारी बिग इन साइज़ और स्मॉल इन अमाउंट है उसकी अलग चीज़ होगी, जो स्मॉल इन साइज एंड बिग इन अमाउंट है उसका फ़र्क अच्छा अलग होगा। तो समझ लीजिए ये तो इसको पता कर सकते हैं कि कौन सा स्टोन जेन्युइन है। देखो लैब्स में आमतौर पर चेक होता है, लेकिन नॉर्मली लैब्स में भी अब मैं क्या कहूँ, हमें हर चीज़ को लेकर ऐसा ना लगे मैं शायद क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ बहुत सारी चीज़ों को। लैब्स के बारे में भी क्या कहा जाए सर, 50 रुपये का स्टोन भी ओरिजिनल आता है और हज़ारों लाखों का भी ओरिजिनल आता है। सब चीज़ें फेथ पे डिपेंड करती हैं। बिजनेस हो गया। बिजनेस तो सर है ही है, हर चीज़ में है सर। दूध वाला भी दूध में पानी मिलाता है, झोल तो हर चीज़ में लोग रखते हैं कहीं ना कहीं। तो कोशिश करें जितना अपने कर्मस पे वर्क किया जाए उतना अच्छा है। सर ये बताओ कि जैसे इसमें जैसे पॉजिटिव स्टडीज़ होती हैं है ना एस्ट्रोलॉजी के बारे में, है ना, तो इसके साथ साथ नेगेटिव चीज़ें जैसे तंत्र विद्या वगैरह होगी, वो जैसे चलता है आजकल, वशीकरण करवाना हो, तंत्र विद्या, काला जादू, ये सब। उसमें मैंने एक चीज के बारे में आपसे पूछना था कि मैंने एक वर्ड पढ़ा कहीं पे, करण पिशाचनी, इसके बारे में जरूर बताओ। देखिए बड़ी फ्रैंकली कहूँगा, पहले तो ये मेरा विषय ही नहीं है, मैंने इस विषय में ज़्यादा वर्क नहीं कभी किया, जो सच है। लेकिन क्या होता है ना, जैसे डॉक्टरी में भी आयुर्वेद अलग होता है, होम्योपैथिक अलग होता है, एलोपैथिक अलग होता है, यूनानी पद्धति होती है, लीफ थेरेपीज़ होती हैं, हीलिंग होती है। तो मुझे लगता है ये भी इसी प्रकार कुछ मिलते जुलते विषय हैं। लेकिन हमारा जो विषय है वो अध्यात्म को लेकर है, वेदों को लेकर है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी को लेकर है। इसकी भी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। तो कहीं ना कहीं पर कहते हैं ना, हमारी सृष्टि में जिस चीज़ का नाम है ना वो चीज़ होती तो है, अगर वो चीज़ होती ना तो उसका नाम ही ना होता।
तो किस विषय में, इसको किस आधार पर, और हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है अगर वशीकरण की बात की जाए, इंसान अपने आप को तो सर वश में नहीं कर सकता। एक छोटा सा डाइट प्लान के लिए हम अपने आप को वश में नहीं कर सकते, कितना मन मारना पड़ता है सर। तो किसी चीज़ को वश में करना तो बहुत बड़ी चीज़ है, और इसके लिए किसी आपको स्पिरिचुअल गुरु की ही ज़रूरत होती है किसी न किसी फॉर्म में। तो मुझे लगता है ये जो वशीकरण है, तो पहले तो इंसान को अपने आप को वश में करना चाहिए कि वो अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर वश में हो। यहाँ पर छोटा सा एक चने भटूरे के हमें स्टॉल मिल जाए तो हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते, खा के ही जाएंगे भी, कंट्रोल नहीं हो पा रहा हमें। सो ये शब्द बहुत बड़े हैं, और मुझे लगता है हमारे किसी न किसी आध्यात्मिकता का हिस्सा है ये। तो देखो वो कैसे लोग वर्क करते हैं, लेकिन अभी तक तो उसको सुना जाता है। लेकिन जब इस चीज़ों को हम वन वे कम्युनिकेशन में सुनते हैं, या जिन लोगों के साथ होता है वो क्लियर कर सकते हैं, जो हीलिंग में होते हैं या इन साइंसेस में होते हैं। तो इसके बारे में जितना आपको पता है आप जरूर बताओ कि करण पिशाचनी और ये सब है क्या ये चीज़। देखिए एक इंट्यूटिव सा सब्जेक्ट है इसमें, जैसे आपको इंट्यूशंस होती हैं कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। जहाँ तक मैंने सुना है कि आप बता पाते हैं सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है, जहाँ तक हमारे गुरुओं से हमें पता लगा, वो ये है कि ये पास्ट तो पता लग जाता है, कहीं ना कहीं फ्यूचर को लेकर चीज़ें क्वेश्चनेबल रहती हैं। अब देखेंगे बहुत सारे स्पिरिचुअल लोगों के पास लोग जाते हैं, जगहों पर जाते हैं, वहाँ पर पास्ट 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 होता है। हमें कितने लोग मिलते हैं जो फ्यूचर के बारे में बताते हैं और फ्यूचर सही होता है, और बंदे ने वही रिव्यू किया जी इन्होंने मुझे इतनी तारीख को कहा था, पिछला ये हुआ था, पिछला वो हुआ था, इस तारीख को हुआ था, ये कपड़े डाले थे, ऐसा सुनने को मिल जाता है। लेकिन आपने कभी फ्यूचर को देखा कि फ्यूचर में उन्होंने कुछ कहा हो ये इतनी तारीख को होने वाला है, और फ्यूचर में जाकर ही उस इंसान के साथ हुआ और उसने माइक लेकर कुछ कहा हो? कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ क्वेश्चनेबल होता है सर। भगवान ने रखा है अपने हाथों में बहुत कुछ, वो किसके थ्रू होगा, कैसा होगा, ये समय और सृष्टि हमें बताते हैं धीरे धीरे। सर अगर दो बच्चे अगर ट्विंस पैदा होते हैं तो उनका जो हॉरोस्कोप है वो भी सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? मैंने बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा है कि दो ट्विंस हैं, एक बहुत अमीर हो जाता है, एक बहुत गरीब हो जाता है, दोनों भाई हैं, एक बहुत राइज कर रहा है, एक बिल्कुल राइज नहीं कर रहा है, दोनों ट्विंस है, दोनों एक ही दिन पैदा हुए हैं, एक ही ग्रह है, एक ही सब कुछ है, लेकिन फिर भी बहुत डिफरेंस है। जी देखिए इसमें ना दो आंसर है मेरे। पहली बात तो ये है कि जो हमारा बर्थ होता है ना, कई बार उसमें ना 1 या 2 मिनटों का भी फ़र्क होता है, और 1-2 मिनटों में भी हमारे स्टार्स बदल जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, मान लीजिए वो बच्चे एक ही सेकंड पर पैदा हुए हैं, मान लीजिए सेम समय पर ही वो सृष्टि में आए हैं, तब भी उनकी किस्मत अलग होती है। तो इसके कई एक्सपीरियंसेस है हमारे पास। कुछ हमारी रिसर्च में ये आया है, जैसे कोविड में एक केस आया था, मैंने न्यूज़ में भी पढ़ा कि 2 ट्विन ब्रदर के सेम समय पे कोविड हुआ, सेम समय पे डेथ हुई, और उनकी लाइफ की इवेंट भी सेम थे। लेकिन किसी एस्ट्रोलॉजर को हॉरोस्कोप दिखाने जाना भी एक बहुत बड़ा इवेंट माना जाता है। मतलब एट द टाइम ऑफ जो प्लैनेट्स होते हैं और एट द जजमेंट जो प्लैनेट्स होते हैं, दोनों को इंटरलिंक करके प्रेडिक्शन की जाती है। दोनों की पत्नियाँ अलग अलग होंगी, उनके स्टार भी तो प्लस होंगे। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूँ सर, आपके स्टार्स, हमारी ना बहुत सारी ब्रांचेज हैं ज्योतिष को लेकर, बेशक उनके स्टार्स सेम हो सकते हैं, उनका चार्ट सेम हो सकता है, हाथ की रेखाएं तो नहीं ना सेम होंगी। तो इसीलिए अगर हम जितना ज़्यादा एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेट्स को देखते हैं तो हाथ की रेखाओं को भी देखा जाता है। तो ये तो कभी आज तक किसी की सेम नहीं हुई है, ये चीज़ है। मतलब हर एक फैक्टर मैटर करता है, हॉरोस्कोप, उसके बाद आपकी पाम रीडिंग, उसके बाद आपकी फेस रीडिंग, सब कुछ। देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर हम आपस में एक दूसरे के फेस की बात की जाए तो इनकी हेयर लाइन देखिए, इनकी हेयर लाइन जिगजैग है, तो ये इंटेलेक्ट फील्ड में जाना जाते हैं। मेरी अगर फेस को देखेंगे तो मेरी आइज़ डीप है, मेरी आईब्रोज बड़ी प्रोमिनेंट है, तो दैट मेरी इसमें सैटर्न क्वालिटीज़ होती हैं। तो इंटेलेक्ट क्वालिटीज़ होगी, सैटर्न क्वालिटीज़ होगी, तो आपके फेस में जुपिटेरियन क्वालिटीज़ हैं, है ना। तो ऐसे ही जब हम फेस पढ़ते हैं, अगर आप शाहरुख खान का फेस देखेंगे ना, उसकी पुरानी वीडियोस में, अभी तो सर्जरी होगी, उनका अपर लिप बड़ा फूला हुआ था। प्रियंका चोपड़ा का अपर लिप बड़ा फूला हुआ है। अपर लिप हमारे मास को रिप्रेजेंट करता है, हमारी एक्शन को, हमारी डिटर्मिनेशन को करता है। भूमिका चावला का लोअर लिप बहुत बड़ा था। आपने बड़े लोअर लिप वाले कामयाब लोग बहुत कम देखते हैं, उनकी लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा रहता है। तो इतनी बड़ी बड़ी मूवीज़ के बाद भी वो सक्सेस नहीं हो पाए, और ये वो लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे थे फिर भी एकदम से सक्सेस हो गए। तो भगवान ने ना हमारी सृष्टि में, हमारे रिश्तों में, हमारे फीचर्स में, हमारे फेस पे बहुत सारी चीज़ें दी हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, देश काल पात्र पर स्थिति बहुत बड़ी बात होती है। इनफैक्ट हम कहते हैं आपका हाथ जितना पिंक होगा ज़िंदगी भी उतनी पिंक होगी। फॉरेन में सभी के हाथ पिंक होते हैं। इसीलिए देश काल पात्र परिस्थिति, ये सभी चीज़ें एक प्रेडिक्टिव पार्ट के समय अहमियत रखती हैं, और आपके किस फील्ड में आप हैं, क्या कर रहे हैं, और आपकी अपनी अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग सर्कमस्टांसेस होती हैं। लेकिन विषय बहुत प्यारा है, थोड़ा मुझे लगता है इसको दिल से, जुनून से पढ़ना पड़ता है। उन लोगों के लिए बहुत आसान है जिनके अंदर जुनून है,
जो कैजुअल अप्रोच टाइम पास कर ले उनको टफ लगेगा, फिर बाद में तो यही होता है जी, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। एक और टर्म है सर, उसके बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे, इल्यूमिनाती बहुत चलता है आजकल, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ, ये है क्या? देखिए मुझे तो लगता था इस विषय में मैं आपको नो कमेंट्स ही कहूँगा, क्योंकि इस पे मैंने इतना वर्क नहीं किया, क्योंकि कई चीज़ों को लेकर मतलब वो कहते हैं ना कि 5-5 खड्डे एक जगह पर खोदने की बजाय अगर एक ही जगह पर 100 फीट का खड्डा खोद दे तो वहीं से पानी निकल आएगा। सो मैंने इतनी सारी ब्रांचेज में वर्क करने की बजाय मैंने वेदों पर वर्क, वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे ही वर्क ज़्यादा किया, और उसके भी 2 पार्ट्स हैं, फलित और गणित। गणित आजकल कोई पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि कंप्यूटर्स आ गए हैं। फलित पे लोग काम करना चाहते हैं लेकिन वो बहुत प्रोलॉन्ग्ड लेक्चर्स नहीं लर्न करना चाहते, शॉर्ट कोर्सेज करना चाहते हैं, और इतने सारे पैसे लगाकर भी उनको लगता है हमें ज्योतिष नहीं आया। सो मुझे लगता है ये जितनी अलग अलग चीज़ें हैं सुनने को मिलती हैं, क्योंकि ना सर ये चीज़ें कहीं ना कहीं जब से कम्युनिकेशन बढ़ा है ना तब से ज़्यादा सुनने को मिलती हैं, लेकिन कोई भी विषय है एक ना एक दिन सर वो आगे आ जाता है, किसी भी फॉर्म में आ जाता है, लेकिन लोग हमारे पास मैटेरियलिस्टिक वर्ड के लिए ज़्यादा आते हैं, और मुझे लगता है कि उन चीज़ों के लिए कम आते हैं जहाँ पर उनको अध्यात्म के रास्ते पे चलना है, और ज्योतिष एक वे ऑफ लिविंग है कहीं ना कहीं पर। सर थोड़ा टैरेट कार्ड रीडिंग के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में तो हमारे ग्रह काम करते हैं, हमारी टाइमिंग या सब कुछ मैटर करता है, ये डेक ऑफ कार्ड से आप कैसे प्रेडिक्शन निकाल लेते हैं? तो टैरो एक अपने आप में मैजिक है। जब सबसे पहले मैं एकेडमिकली अगर किसी भी इंट्यूटिव सब्जेक्ट के साथ जुड़ता हूँ तो वो टैरो है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये विच क्राफ्ट करने वाली जो लेडीज़ होती थी पुराने ज़माने में, बहुत हज़ारों साल पहले, क्योंकि इसकी हिस्ट्री भी बहुत बड़ी है, तो आप देखेंगे ना, कहते उनको इंट्यूशन में कुछ चीज़ें दिखाई देती थी और वैसा ही अगले दिन होता था। और फ्रैंकली बताऊँ, टैरो में तो हम लोगों ने खुद देखा है कि जो कार्ड एक बार दिल से आपका आ जाए वैसा आपके साथ होता ज़रूर है। मतलब मुझे लगता है ये प्रॉपरली एक इंट्यूटिव साइंस है जो कॉस्मिक एनर्जीज के साथ अटैच है। देखो कई बार हमें होता है ना, पॉकेट में फ़ोन होता है और रिंग बजती है, हमें पता लग जाता है कि भी ये उसी का फ़ोन है और उसी का होता है। और एक बहुत अलग सी बात बताता हूँ, कई बार ऐसा हुआ है आपके, जब हम छोटे होते हैं, मान लीजिए हमारे मम्मी का दुपट्टा पड़ा है और हम उसको जब खुशबू करते हैं हमें लगता है ये मेरे मम्मी की खुशबू है। ऐसा होता था ना सर, ये है अटैचमेंट, वाइब्रेशंस। कहीं ना कहीं पर ना सर यही टैरो है। जिस प्रकार एक बच्चा अपनी मदर के साथ कितना अटैच होता है, उसको उसकी खुशबू पता लग जाती है, ये मेरे मम्मी की खुशबू है। वही चीज़ ये है। कभी देखा जब बच्चा गिरता है, मम्मियाँ फटाफट उसको उठाकर बाहर क्यों भागती हैं, है ना? बच्चा गिर जाता है ना, फटाफट उठा के बाहर भागेंगे, और बच्चा बाहर जाके आसमान की तरफ देख के एक बार तो चुप कर जाता है। कुछ तो एनर्जीज है ना सर हमारे ज़ोडिएक के अंदर, कुछ तो पावर्स है ना जो हमें एकदम से चेंज कर देती हैं, वो चीज़ें हैं। सर एक और टर्म के बारे में मैं पूछना चाहूँगा, वो मैंने बहुत सुना है, उसके बारे में ज़रूर बताओ हमारे व्यूअर्स को, सेक्सट्रोलॉजी। इसके ऊपर थोड़ा सा आज के समय का ये बड़ा हॉट टॉपिक है, क्योंकि यंगस्टर्स कहीं ना कहीं बहुत हेजिटेट होते थे पहले पूछने के लिए, और लेकिन अभी नहीं होते हैं। कुछ शब्द जो हमारे लिए कहना ही बहुत बड़ी बात होती थी, आज वो यंगस्टर्स के लिए बहुत कॉमन है। और बड़ी फ्रैंकली बताऊँ, कहीं ना कहीं डिवोर्सेस का कारण फिज़िकल कंपैटिबिलिटी का वीक होना भी है, और फिज़िकल चॉइस का भी वीक होना है। बहुत सारे आपको ऐसे डिवोर्स केसेस सुनने को मिलते हैं, आप कहते हो यार कपल बड़ा हैंडसम है, कपल बड़ा सुंदर है, इनके पास इकोनॉमिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी डिवोर्स क्यों हो गया? लैक ऑफ फिज़िकल कंपैटिबिलिटी। आजकल के यंगस्टर्स पूछने आते हैं, इनफैक्ट मैं बड़ा ही एक सिली फॉर्म में ये क्वेश्चंस कहूँगा, उनका किसिंग स्टाइल क्या होगा, क्या हमारा जो पार्टनर है वो अननेचुरल चीज़ों को कितना लाइक करेगा, ऑरल एक्टिविटीज़ को क्या लाइक करेगा, सेक्स पोजीशंस क्या होंगी, फोर प्ले कैसा होगा, यहाँ तक कि साइज़ ऑफ बॉडी ऑर्गन्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ बॉडी ऑर्गन्स को लेकर भी वो क्वेश्चन करते हैं। लोग ऐसे सवाल भी करते हैं बहुत ये बहुत आम बात है, और लोगों का ऐसा पूछना, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं पर चॉइसेस अलग हो जाती हैं लोगों की इन चीज़ों को लेकर। और अगर इसको बड़ी आम सी भाषा में देखा जाए, ये पिलर्स हैं किसी मैरिड लाइफ के, ये पिलर्स हैं। अगर ये पिलर वीक होंगे तो इसका इन्फ्लुएंस किसी न किसी चीज़ पर पड़ेगा ही पड़ेगा। और अगर पॉजिटिव फॉर्म में देखा जाए तो इसको गलत भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि देखो मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि सृष्टि के आगे बढ़ने के लिए, निर्माण के लिए जो चीज़ है वो गलत हो नहीं सकती, हमारी सोच गलत हो सकती है अगर इसको पॉजिटिव फॉर्म में देखा जाए तो। और यंगस्टर्स अगर पूछते हैं और अगर हमें लगता है कि इनकी फ़िज़िकल कंपैटिबिलिटी वीक होगी,
तो हम कई बार गुण मिलाने पर भी मना कर देते हैं। मान लीजिए एक के फिजिकल कंपैटिबिलिटी वाले हाउस के ऊपर फायरी प्लैनेट्स का प्रभाव है और दूसरे के वाटरी प्लैनेट्स का है, तो फायर और वाटर तो आपस में एनिमीज होते हैं, तो चॉइसेस ऑफ फिजिकल कंपैटिबिलिटी कहीं ना कहीं वीक हो जाती है। और सर फिजिकल एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसके अंदर बंदे का कई बार एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ में जाना, डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ में जाना, अननेचुरल एक्टिविटीज़ में जाना, ऑरल एक्टिविटीज़ में जाना, या फोर्सफुल रिलेशन बनाना, या फोर्सफुल नेगेटिव इन्वायरमेंट बनाना, या अपने स्पाउस या जीवन साथी को अपने माइंड में एक रिस्पेक्ट की बजाय सिर्फ ऑब्जेक्ट समझना, ये बहुत नेगेटिव चीज़ें हो जाती हैं। और अगर आप इसको पॉजिटिव फॉर्म में देखा जाए, जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होना, ये चीज़ें भी कई बार लाइफ में बहुत मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं, जो कि आगे चल के चाइल्ड कंसीविंग को, कई बार आउटसाइड लव मेकिंग, कई बार सिक्रेटिव रिलेशनशिप्स। तो कई बार सम टाइम क्या होता है कि अब एक कपल मेरे पास आया, उनके डिवोर्स का कारण क्या था कि उस फीमेल के हस्बैंड में इतनी वाइल्ड या एनिमल टेंडेंसीज थी, उसमें और कोई कमी नहीं थी। तो ये चीज़ें उसको इतनी डिस्टर्ब करने लगी कि एक टाइम पे आके उसको मेडिकल इशू होने लग गए। तो कितना देखो अजीब काम है हमारा समाज। हमारी कई बार सामाजिक तौर पर कई लड़कियां अपने पेरेंट्स को ये बातें नहीं भी बता पाती, और कई लोग इतने डिवोशनल होते हैं अपने स्पाउस के प्रति, इतने पॉजिटिव होते हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशंस भी उसके सामने वाले के मूड के साथ चलती है। सो यहाँ पर आके मैरिड लाइफ अच्छी है। तो मुझे लगता है लोग इसको बहुत अजीब लेते हैं, सेक्स एंड एस्ट्रोलॉजी को, या जिसको काम एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, जिसको लोग आज भी नहीं पढ़ते हैं या हेजिटेट होते हैं। उनको ये समझना चाहिए ये हमारी लाइफ का एक पिलर है, और इसको अगर समझना कोई बुरी बात नहीं है। अगर हम इतना कुछ लाइफ में करते हैं, आप देखो ना शादियों में ड्रेसेस से लेकर मेकअप तक, मेकअप से लेकर घोड़ी तक, घोड़ी से लेकर सेहरी तक बॉदर किया जाता है, और सबसे बड़े पिलर को हम कैसे छोड़ सकते हैं। मैंने ये भी देखा कि चाइल्ड कंसीविंग के लिए भी लोग वास्तु को कंसल्ट करते हैं कि अगर इस डायरेक्शन में होगा तो कंसीव हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे देखिए ना, सन की डायरेक्शन ईस्ट है, जो रेगुलरिटी और एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। किसी के मिस कैरेजेस हो रहे हैं, अबॉर्शन हो रहे हैं, तो ईस्ट डायरेक्शन में रूम होना बहुत अच्छी बात है। जहाँ सन राइजिंग है, जहाँ सन सेटिंग है, वहाँ पर हम लोग अवॉइड करते हैं। तो सर आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आज हमने बहुत कुछ सीखा एस्ट्रोलॉजी के बारे में, पाम रीडिंग के बारे में, टैरेट कार्ड रीडिंग के बारे में, वास्तु के बारे में। मतलब आपने सब कुछ ही एक ही पॉडकास्ट के अंदर आपने सब कुछ बता दिया। अब इसके बाद आपके साथ एक पॉडकास्ट और करेंगे, जो भी हमारे व्यूअर्स जिस टॉपिक के ऊपर सबसे ज़्यादा कमेंट करेंगे, नेक्स्ट आपका टॉपिक उसी टॉपिक के ऊपर हम आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे। आप अगर कोई कुछ टिप्स देना चाहते हैं कि जैसे बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो मतलब इसको एज ए प्रोफेशन नहीं बनाना चाहते, लेकिन सिर्फ सीखना चाहते हैं कि हमें कोई गलत गाइड तो नहीं कर रहा, सिर्फ सेल्फ एजुकेशन के लिए, क्या आप ऐसा कोई कोर्स रन करते हैं जो कि सिर्फ नॉलेज के लिए हो, कि ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि जिस पाथ पे वो जा रहे हैं वो सही है, कोई हमारे साथ गलत तो नहीं कर रहा? जी, सबसे बड़ी बात तो मैं बताऊंगा कि आपका ये जो प्लेटफॉर्म है, इसमें मुझे आकर सबसे ज़्यादा संतुष्टि फील हो रही है, क्योंकि बहुत सारी मन की ऐसी बातें थी जो आप एक फॉर्मल फॉर्म में नहीं कह पाते। आपको एक बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट चाहिए, जो मुझे यहाँ आकर मिला, और बहुत अच्छा मैसेज जाएगा मुझे लगता है, और व्यूवर्स इसको बड़ा पॉजिटिव लेंगे इन चीज़ों को, क्योंकि हमने मुझे लगता है बहुत खुल के बात की है इस सब्जेक्ट के बारे में, जहाँ पर हम किसी चैनल पर जाके इतनी ज़्यादा खुल के नहीं कर पाते। मैसेज मेरा यही होगा कि अपने कार्मिक अकाउंट के ऊपर ध्यान दें। शॉर्ट टाइम, शॉर्ट कोर्सेज, ऑनलाइन कंटेंट, सिलेबस, ये ज्योतिष का हिस्सा नहीं है। इसके लिए प्रॉपरली एक एकेडमिकली पॉजिटिव फॉर्म में चैनलाइज्ड होएं। ये विषय आपको ज़िंदगी में हर वो कहते हैं ना, आपका माइलस्टोन जितने भी होते हैं आप उसको कवर करते जाते हो, बहुत खुश रहते हो, और हर सम्मान, चाहे वो इकोनॉमिकल है, चाहे वो मेंटली है, चाहे वो इमोशनली है, हमें ज़रूर दिलाता है। लेकिन गलत धारणाओं में जाना, गलत चीज़ों को मतलब सोशली, या मैं कहूँ कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर छोटी छोटी चीज़ों को लिंक करके रेमेडीज़ करना एक मेडिसिन लेने के बराबर होता है। थोड़ा अवॉइड करें और पॉजिटिवली चैनलाइज्ड हों। सर कोई टिप्स आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हो? मैं टिप्स यही देना चाहता हूँ, शॉर्ट कोर्स, शॉर्ट अमाउंट में कभी ना जाएं, अपनी कंटेंट, सिलेबस मतलब PDF फाइल और रिकॉर्डिंग में ना जाएं। आध्यात्मिक विषय है, और आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जो लोग इस विषय को और अच्छे से समझना चाहते हैं, जो मैं शायद 1 घंटे के पॉडकास्ट में अगर कुछ कमी पेशी रह गई, तो हम उनको एक 1 मंथ का 15 क्लासेस का एक शॉर्ट कोर्स
बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। ये जूम सेशन होगा, हर कोई इसको कर सकता है। उनके मन में हम इसको एकेडमिकली भी पढ़ेंगे और उसको उनकी जो क्वेरीज होंगी उन चीज़ों को भी लेंगे। तो वो लोग ज़रूर इस प्लेटफॉर्म पे आएँ, बड़े आगे बढ़ें, और हमारी कोशिश रहेगी आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोगों को अवेयर करते रहें, जगाते रहें, और वो हम सब के साथ टच में रहें। और जितने चैनल्स हैं उनको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें भी हौसला मिलेगा, हम चीज़ को और आगे लेकर जाएं। और कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स हम आगे शेयर करते जाएंगे जो एक नॉर्मल इंसान के लेकर, जिसने ये काम नहीं भी करना, उसके काम आता रहे। तो आज का पॉडकास्ट हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपको भी इन सारी चीज़ों के बारे में पता लगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट के और ऐसी नए पॉडकास्ट के साथ।